हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो अभी हमारा जो पूरा कोर्स चल रहा है एक तरह से, उसमें जो हम पॉलिटी डिस्कशन कर रहे थे अभी तक, आपको पता है पॉलिटी के में हमने फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी को पढ़ लिया है और उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसमें आपको एक एक चीज़ थोड़ा सा समझ के, कुछ फैक्ट कुछ फिगर है उनको भी देखते हुए चलना है। और इसमें हालांकि मैंने सारे फैक्ट है वो ले लिए हैं, कुछ फैक्ट करंट के साथ आते हैं तो बाद में हम उसको एग्जाम्पल के रूप में या केस स्टडी के रूप में यूज कर पाएंगे, तो उसको हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी अगर हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार की, किसकी? समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत में, जैसा कि मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में आपको, कि दो पार्ट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट इक्वलिटी, बात करता है किसकी? एब्सोल्यूट इक्वलिटी। और एक बात करता है रीजनेबल इक्वलिटी। रीजनेबल इक्वलिटी का मतलब होता है, अगर मैं बात बताऊं आपको, तो तार्किक भेदभाव कर सकते हैं इसमें रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको समाज को पूर्ण रूप से समानता में लाना है तो समाज का जो वंचित वर्ग है उसको विशेष अधिकार देना पड़ेगा। और जब वंचित वर्ग को आप विशेष अधिकार देंगे, कुछ स्पेशल प्रोविजन देंगे, तो डेफिनेटली कि दूसरे वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन ये किया गया डिस्क्रिमिनेशन इलॉजिकल नहीं है, ये रीजनेबल है और इसको वेरीफाई करने की अंतिम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हमने जो एब्सोल्यूट इक्वलिटी के अंतर्गत पढ़ा आपको रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। और विधि के शासन की एक चीज देखिए कि विधि सबके लिए समान है, यानी विधि सबके लिए समान है। लेकिन इस विधि के शासन, विधि के समक्ष समानता के हमारे संविधान में कुछ अपवाद भी दिए गए, एक्सेप्शन। और यह एक्सेप्शन अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, आर्टिकल 361 के अंतर्गत ये अनुच्छेद, मतलब ये एक्सेप्शन दिए गए। और इन एक्सेप्शनों का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो किसको दिए गए? ये राष्ट्रपति एवं गवर्नर। राष्ट्रपति गवर्नर, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का, भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और गवर्नर किसी स्टेट का प्रथम व्यक्ति होता है। तो दोनों चूंकि सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, तो उस पद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, उस पद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इनको कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन दिए गए। लेकिन वो पद के लिए दिए गए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिए गए, ध्यान रखना। यानी प्रेसिडेंट पद पे हैं, जब तक कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट पद पे रहे तब उसको ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो क्या छूट दी गई है, क्या उसके वो है अपवाद जो विधि के समक्ष समानता के अपवाद है? तो पहला यह है कि अगर ये व्यक्ति दोनों, यानी कि पद पे रहते हुए, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर, अगर दोनों पद पे रहते हुए अपने कर्तव्यों और शक्तियों का यूज करेंगे तो न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी कि इनके विरुद्ध, आपको बता देता हूं, मारमंडस या परमादेश नहीं लग सकती। क्या नहीं लग सकती? परमादेश। परमादेश रिट राष्ट्रपति और गवर्नर के विरुद्ध नहीं लग सकती, अदरवाइज सबके विरुद्ध लग सकती है, क्योंकि इनके कर्तव्यों के लिए न्यायालय डायरेक्शन नहीं दे सकता, अर्थात न्यायालय इनको बाध्यकारी नहीं कर सकता। पहली इनकी स्पेशल प्रोविजन की छूट है। ठीक है, तो क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या कर सकता है? न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है ना? एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो क्या है कि अगर इनके कार्यकाल, जब ये अपने पद पर है, उस दौरान इनके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस ना तो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि नया स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर इनके पहले चल रहा हो, कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, तो प्रोसीडिंग भी इस ड्यूरेशन में चलेगी नहीं। मान लें कोई राष्ट्रपति पद आज तो बनाए, लेकिन उससे पहले से ही कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, तो अब जब तक ये पद पे रहोगे, जब तक ये दोनों गवर्नर राष्ट्रपति अपने अपने पद पे रहेंगे, तब तक वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी और ना ही स्टार्ट हो सकती है। हाँ, जैसे ही ये पद से हट जाएंगे उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी कि जब तक वो अपने इस पद पर रहेंगे तब तक नहीं हो सकती। किस मामले में? क्रिमिनल केसों में। ध्यान रखना, ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए शब्दों को जरूर ध्यान रखना है। क्रिमिनल केस का मतलब है, आपको पता है, हत्या, मार काट, मतलब किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई हो, या किसी व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने कार्य किया गया तो क्रिमिनल एक्टिविटी में अंतर्गत आता है।
ध्यान रखना, क्रिमिनल केस और इनको बोलते हैं हम आपराधिक मामले। तो क्रिमिनल केस की जो सुनवाई हो सकती है, और एक होता है, दूसरा होता है सिविल केस। इन दोनों केसों को और संक्षिप्त में एक बार समझ लो, सिविल केस कौन से होंगे और क्रिमिनल केस क्या होंगे। देखो, क्रिमिनल केस का मतलब होता है व्यक्ति वर्सेज स्टेट, व्यक्ति वर्सेज स्टेट, यानी व्यक्ति और स्टेट। अब स्टेट का किसी कानून का उल्लंघन किया है तो भी अपराधी माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ही हत्या कर दी तो हमको पता है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो वो व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राज्य के कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि राज्य का कानून ये कहता है कोई व्यक्ति किसी के अधिकार को छीन नहीं सकता। तो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो व्यक्ति और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट होता है, जबकि सिविल केस व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होते हैं, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कैसे? जैसे इसमें क्या आएंगे, तलाक, डिवोर्स। और डिवोर्स में राज्य थोड़ी आएगा बीच में, डिवोर्स पति पत्नी के बीच में होगा, तो क्या होगा, तलाक। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टी से जुड़े इशू। अब घरेलू प्रॉपर्टी है, उस पर कोई डिस्प्यूट है तो कोई व्यक्ति व्यक्ति होगा, या मान लो कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उस पर व्यक्ति या कंपनी होगी, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वो स्टेट का मामला नहीं है। हो सकता है इस संपत्ति के मामले में स्टेट की भी संपत्ति हो तो भी वो सिविल मामला ही होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराधिकारी के मामले में, तो उत्तराधिकारी का चयन कैसे किया जाएगा, या पुत्र गोद लेने के मामले में, या कैसे हम किसी पुत्र को अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई इशू है, तो ये सारे इशू जाएंगे किसमें, सिविल मामले में। तो ये क्या है, पर्सन पे वेरी करते हैं, और ये किसके विरुद्ध आते हैं, क्रिमिनल, स्टेट के विरुद्ध। तो दूसरा तीसरा प्रोविजन ये है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर ये अपने पद पर है लेकिन इनके विरुद्ध क्रिमिनल एक्टिविटी तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग इनके पर्सनल मामलों से जुड़ी हुई होती है। सिविल प्रोसीडिंग का संबंध किससे होता है, पर्सनल मामलों के। तो पर्सनल मामलों के रूप में ये क्या कर सकते हैं, इन पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि इनको 2 महीने पर, बिफोर 2 मंथ, 2 महीने पूर्व इनको इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध केस करना चाह रहा है, इनका ही कोई घरेलू व्यक्ति है, कोई भी जो सिविल कार्रवाई करना चाहता है, तो वो पहले इनको एक इंटीमेशन देगा। प्रायर इंटीमेशन के बाद ही इनके विरुद्ध न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अब आपने सोचा होगा, ध्यान रखना, जब ये सिविल मामलों की कार्रवाई में न्यायपालिका में पहुंचेंगे ना, तब ये किसी पद पर नहीं माने जाएंगे। उस टाइम ये क्या है, पर्सनल इशू के लिए जाएंगे, पर्सनल इशू के लिए, और पर्सनल इशू के लिए न्यायपालिका में कोई भी जा सकता है। ये राष्ट्रपति पद के रूप में नहीं जाएंगे वहां पर, वो पर्सनल मामले के रूप में जाएंगे जो इन पर केस हुआ है, तब उस स्थिति में ये न्यायपालिका के समक्ष झुक सकते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये 3 जो कंडीशन है इनको जरूर ध्यान रखना है। यही प्री में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, क्रिमिनल मामलों की एक्टिविटी किसी भी सिचुएशन में इनके पद पे रहते ना तो स्टार्ट की जा सकती है, और ना ही कोई चल रही है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, उसको इस टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सेकंड चीज कि सिविल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग, एक्टिविटी शब्द नहीं होगा यहाँ, प्रोसीडिंग होती है, लेकिन इसमें 2 मंथ बिफोर प्रायर क्या देना पड़ता है, इंटीमेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में आ गई है। तो ये अब बात हमने पढ़ ली। अभी तक हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, जो विधि की समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 के मैंने आपको 2 ही पार्ट बताए थे। ठीक है, तो उन दोनों को ध्यान रखना है। एक पार्ट फर्स्ट कहता है एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात, और एब्सोल्यूट इक्वलिटी, और ये कहता है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। पार्ट 2 क्या कहता है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, ये आर्टिकल 2। अर्थात हम बात करें इन्हीं के आधार पर हम आर्टिकल आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 का भाग फर्स्ट, आर्टिकल 15 का भाग फर्स्ट कहता है कि राज्य, ये सब जरूर ध्यान रखना, राज्य कास्ट, रिलीजियस और नस्ल और लिंग और जन्म स्थान, ध्यान रखना 5 वर्ड है इनका, ध्यान रखना ये शब्द याद रखना। अनुच्छेद 15(1) में 5 वर्ड है और 16(1) में 6-7 वर्ड है। इन वर्ड्स को लेकर के कई बार यूपीएससी क्या करता है, प्री में एक वर्ड हटा देता है, एक वर्ड जोड़ देता है अलग। कई बार क्या करता है, आर्टिकल 16 के वर्ड को आर्टिकल 15 में जोड़ देगा, तो वो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कास्ट, रिलीजियस, नस्ल, लिंग और क्या हो सकता है, जन्म, मतलब जन्म स्थान, यानी कि उसका जो बर्थ ऑरिजिन कौन सा है वहां पर, इनके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करनी पड़ेगी इनके आधार पर। तो एब्सोल्यूट इक्वलिटी अर्थात 15 का 1 वाला पार्ट किससे जुड़ रहा है, 14 के 1 से जुड़ रहा है, क्योंकि 14 का 1 भी तो एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है। तो अनुच्छेद 15 का 1 भी एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है कि राज्य, जाति, धर्म, नस्ल,
लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, अर्थात एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है। इसी प्रकार अगर आप आर्टिकल 15 के 2 को पढ़ोगे तो इन आधारों पर, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस पर केवल ध्यान रखना, इसमें केवल और केवल सार्वजनिक स्थानों की बात हो रही है, पब्लिक प्लेस में। जैसे कोई सरकारी होटल है तो उसमें भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अपना रेस्टोरेंट है तो वो भेदभाव कर सकता है कि भाई इसमें महिलाएं नहीं आएंगी, इसमें निम्न जाति के लोग नहीं आएंगे, सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग नहीं आएंगे, इसमें इस धर्म के लोग नहीं आएंगे। तो कोई पर्सनल किसी का रेस्टोरेंट है तो वो तो ये चीज़ें वो तो मतलब कर सकता है, उसका अपनी कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ध्यान रखना उनको भी वो पब्लिक नहीं करेगा, उनको पब्लिक नहीं करेगा, उनको कोई ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर जारी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी स्थिति में ये भेदभाव नहीं हो सकते। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत कर रहा है, हाँ, घर में अगर किसी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध आरोप लगेगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और सार्वजनिक स्थान क्या हो सकते हैं? दुकान, होटल, कोई सार्वजनिक रेस्टोरेंट, तालाब, सड़क, ये सारे क्या होते हैं? सार्वजनिक होते हैं। और एक चीज़ जानेगा, सार्वजनिक का असली अर्थ में आप बताता हूँ। पब्लिक का मतलब क्या होगा? पब्लिक प्लेस का, पब्लिक प्लेस का मतलब ये नहीं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति की अगर कोई चीज़ है तो वो प्राइवेट माना जाएगा। पब्लिक प्लेस का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति और समाज जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का स्कूल है, भले प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वह दुनिया जुड़ी है, समाज का प्रभाव पड़ रहा है। और प्राइवेट का मतलब क्या है कि व्यक्ति और उसके परिवार तक ही चीज़ें सीमित रहे। अगर कोई घर में किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है, मान लिया किसी ने घर में बोल रखा है कि भाई कि इस वर्ग की महिला पर हम काम नहीं करवाएंगे, तो वो कर सकता है उसके घर में, लेकिन घर से बाहर नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये पब्लिक वाला सिस्टम समझ लेना। पब्लिक का मतलब ऐसा नहीं गवर्नमेंट वाले, पब्लिक का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो समाज से जुड़ी हो जाती है। तो पब्लिक स्थान पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात ये भी क्या हो गई? एब्सोल्यूट हो गई। लेकिन ये बताओ कि अब कोई व्यक्ति, समाज में पहले ही महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है, समाज का एक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, और आप बात करो एब्सोल्यूट इक्वलिटी की, समाज में महिला और बच्चों और आम कॉमन पर्सन यानी कि एक आदमी को कैसे साथ लेके चल सकते हैं? तीनों की फिजिकल, तीनों की मेंटल एक्टिविटी अलग अलग है, उनकी मेंटल सिचुएशन अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक साथ लेकर चलने का मतलब है कि उनके साथ पहले से ही भेदभाव करना। तो उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? ध्यान रखना, आर्टिकल 15 का 3 जो बात करता है, ये मूल अधिकार और मूल अधिकारों में सामाजिक न्याय की बात करता है। कैसे सामाजिक न्याय कैसे हो रहा है? कि आर्टिकल 15(3) में एक चीज लिखी हुई है कि राज्य, कौन? स्टेट, चाइल्ड और महिलाओं के लिए, बच्चे और महिलाओं के लिए, चिल्ड्रन और महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रोविजन कर सकता है। अर्थात राज्य इनको शिक्षा, आर्थिक स्थिति और वैधानिक स्थिति के आधार पर विशेष सुविधाएं दे सकता है। क्यों? क्योंकि समाज के वंचित वर्गों को, समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के प्रोविजन जरूरी है। और ये जो प्रोविजन कर रहा है, विशेष प्रोविजन कर रहा है, ये किसका भाग है? आर्टिकल 14 के 2 का भाग है। क्योंकि आर्टिकल 14(2) का क्या कहता है कि आप तार्किक भेदभाव कर सकते हो। और ये भेदभाव क्यों जरूरी है? क्योंकि सामाजिक न्याय अगर आपको स्थापित करना है, यदि आपको सामाजिक समानता स्थापित करनी है, यदि वंचित वर्ग का आपको कल्याण करना है, तो आपको उनके लिए विशेष प्रोविजन करने ही पड़ेंगे। यदि सच में ही, यदि आपको रियलिटी में ही इक्वलिटी की स्थापना करनी है, तो आपको कुछ भेदभाव तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आर्टिकल, यानी ना मूल संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15(3) मूल संविधान में लिखा हुआ था कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है। किसमें? एजुकेशन में, इकोनॉमी में, और वैधानिक रूप से कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता है। और इसी को लेकर के आपको पता है कि राज्य द्वारा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो ये एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, तो उस टाइम आपको एग्जाम्पल देना है 15 का 3 कि भाई DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व ही सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकते, बल्कि मौलिक अधिकार भी सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। अनुच्छेद 15 का 3 ये बात बोलता है। आपको इसको एग्जाम्पल में यूज करते हुए उस क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करना है। इसी मामले को लेकर के 1996 में, ये 1996 में समथिंग केस आया था, विशाखा केस। विशाखा केस क्या होगा? विशाखा नाम की राजस्थान की एक लेडीज थी, वो पब्लिक मतलब सरकार मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे या बाहर समाज में मतलब काम करती थी, किसी ऑफिस में, कंपनी में, जहाँ भी। तो वहाँ उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, और सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसने केस किया पहले राजस्थान हाई कोर्ट में।
और राजस्थान हाईकोर्ट के बाद वो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी विशाखा गाइडलाइन के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, कौन सी सुरक्षा, महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा से संबंधित इत्यादि कुछ दिशा निर्देश दिए, और यहीं पर उसने सेक्सुअल हरासमेंट को डेफिनेशन दिया, को डिफाइन किया। इसे बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। और विशाखा गाइडलाइन किससे संबंध है, कार्यस्थल पर महिलाओं के हितों की सुरक्षा या कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन शोषण से सुरक्षा। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन शोषण से सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें गाइडलाइन में उसने यौन शोषण को परिभाषित किया, बहुत ही बहुआयामी मल्टीपल तरीके से उसने इसको डिफाइन किया कि यौन शोषण का मतलब क्या है। तो यौन शोषण का मतलब उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि बात अगर कोई महिला के यौन शोषण हो रहा है तो व्यक्ति महिला के आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, और महिला के लिए जो विशेष प्रोविजन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ही उसको स्पेशल प्रोविजन करने की पावर दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला, पहली परिभाषा क्या दी, यौन सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे डेफिनेशन दिया कि अगर किसी महिला के निकट जाने का, या कोई व्यक्ति अगर महिला के निकट जाता है या उससे फिजिकली कोई कांटेक्ट करता है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उससे सेक्सुअल डिमांड करता है, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिमांड या सेक्सुअल रिक्वेस्ट करता है उसकी बिना सहमति के, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक बात बोली कि अगर उसको मान लो उस महिला को कोई अश्लील सामग्री भेजता है, अश्लील सामग्री, हालांकि अश्लील सामग्री समय के साथ इसका डेफिनेशन बदलती है, लेकिन अश्लील सामग्री का मतलब जो मतलब भेजने लायक नहीं है, मर्यादा या नैतिकता के विरुद्ध है, अश्लील सामग्री अगर उसको भेज भी देता है, कोई फोटो, कोई वीडियो क्लिप या कुछ भी, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा उसको कोई मैसेज भेजता है, मैसेज कौन सा, उसको सेक्स एक्टिविटी करने के लिए उसको मोटिवेट करे, ऐसा अगर कोई वो क्या भेजता है, कोई मैसेज भेजता है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी यौन शोषण की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा बोला कि अगर महिला अस्वीकृत, मतलब ऐसा कोई वर्ड बोलता है, ऐसी कोई चीज बोलता है जो महिलाओं की यौन स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पहुंचाती है या उसके विरुद्ध होती है, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। ये विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये दी, और सेक्सुअल हरासमेंट पर दी ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए दी थी, क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं की बाहर अगर सुरक्षा नहीं होगी तो महिलाएं कार्यस्थल में भागीदार नहीं ले पाएंगी, यानी कि महिलाएं घर से बाहर कार्य नहीं करेंगी, और जब घर से बाहर कार्य नहीं करेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी निर्णय क्षमता, उनकी सशक्तिकरण में बाधा आएगी, क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर काम करेंगी, पैसे कमाएंगी, उनकी मतलब आय बढ़ेगी, तो उनके निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग में, परिवार में, समाज में उनका डिसीजन लेने की प्रोसेस में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, इससे महिला की गरिमा बढ़ेगी, इससे समानता की स्थापना होगी। जिस समाज ने महिलाओं को बहुत नीचे रखा, जिस समाज ने महिलाओं को वंचित रखा, उस समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये प्रोविजन हमने संविधान में किया था, और उसी प्रोविजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और इसी डिसीजन के दौरान ये विशाखा गाइडलाइन बहुत बड़ी गाइडलाइन है, मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन दिया है। विशाखा गाइडलाइन में बहुत चीज़ें हैं, ये हम पढ़ेंगे जब महिला सशक्तिकरण का जो टॉपिक पढ़ते हैं सामाजिक न्याय में, वहाँ पर हम विशाखा गाइडलाइन को पढ़ते हैं। और इन्हीं विशाखा गाइडलाइन के आधार पर उन 2013 में संसद ने एक्ट बनाया था, और उस एक्ट का नाम था कार्य स्थल पर यौन शोषण प्रतिषेध एक्ट 2013, ठीक है। ये एक्ट बनाया था, और ऐसे एक्ट के अंतर्गत सारे प्रोविजन रखे गए थे जो विशाखा गाइडलाइन के थे। लेकिन एक्ट बनाने में सरकार को कम से कम, संसद को कम से कम 15 से 20 साल लग गए। ये गाइडलाइन आई थी 96-97 में, और एक्ट बना 2013 में। तो मतलब क्योंकि इस एक्ट का इस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इशू ऐसे हैं कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके आधार पर इसको कई बार इसका इतना बड़ा मिसयूज हो रहा है, जो सरकारी कार्यस्थल की जो वर्क कल्चर है उसको नकारात्मक प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, ये महिलाओं के लिए भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसको देखेंगे हम जब हम महिला सशक्तिकरण पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल 15(13 आपको 15(3) समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15(3) के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार तो दिए, लेकिन उनके साथ सामाजिक न्याय को कैसे एडजस्ट किया, सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दिया। अर्थात हमारे संविधान की जो मूल जो आदर्श रहा वो सामाजिक न्याय ही था।
ठीक है ना। तो इसी सामाजिक न्याय के लिए आर्टिकल 53 में बात बोली है। तो ये तो की गई है बच्चों और महिलाओं के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है समाज में बच्चे और महिलाएं नहीं, समाज का एक वर्ग और पिछड़ा हुआ रहता है, जो पिछले होने का कारण है हिस्टोरिकल रीजन। उसका पिछले होने का कारण क्या है? हिस्टोरिकल रीजन। और हिस्टोरिकल रीजन में अगर हम बात करें तो जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था उसके पिछड़ा होने के लिए जिम्मेदार रही, जिसने उसको ना तो आर्थिक क्रियाकलापों के चयन की स्वतंत्रता दी, न ही उसने उसको मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी। और जब उसको आर्थिक क्रियाकलाप चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, जब उसके पास आर्थिक रोजगार नहीं होगा, तो किस में चला जाएगा? गरीबी में चला जाएगा। तो इसलिए वो गरीबी की दृष्टि से, वो शिक्षा की दृष्टि से वो समाज से वंचित रहा है। और इसी वंचना को अगर आप बोले कि पूर्ण समानता स्थापित हो जाएगी, तो जो व्यक्ति जिसको आज तक शिक्षा नहीं मिली, जिसकी आज तक स्थिति ठीक से नहीं है, उसको आप शक्तिशाली मतलब जो ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है, ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, उसके साथ इक्वल कैसे कर सकते हैं? तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? हमने विशेष प्रोविजन की बात बोली गई। तो जो हम बात कर रहे थे कि जिसे समाज में वंचित रखा गया था, तो उनके लिए भी अगर इक्वलिटी की हमें स्थापना करनी है, तो उनके लिए विशेष प्रोविजन करना होगा। लेकिन ये विशेष प्रोविजन मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना। क्या हुआ था कि मूल संविधान में ये प्रोविजन नहीं जोड़ा गया था। मूल संविधान में 15 के 3 तक ही था। बाद में मद्रास सरकार ने समाज के कुछ वंचित वर्ग थे, ST SC के जो वर्ग थे, उनको शिक्षा और शिक्षा में विशेष सुविधा का प्रोविज़न किया था कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए, उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जाए, ये प्रोविज़न किया था। लेकिन इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट, और सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दोहराई मामला आया था। चंपकम दोहराई मामला 1951 में आया, और चंपकम दोहराई मामले में बोला गया कि जो ये समाज के वंचित वर्गों के लिए जो प्रोविज़न किए जा रहे हैं, शिक्षा में रिजर्वेशन करना, ये चीज़ करना, इससे हो क्या रहा है कि इससे बड़ी मात्रा में आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 के 1 पार्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये समानता का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि जो मूल संविधान में तार्किक भेदभाव था, उस तार्किक भेदभाव केवल बच्चे और महिलाओं के लिए था। बाद में जब ये चंपकम दोहराई मामले में मद्रास सरकार द्वारा किए गए इस विशेष प्रोविजन को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। तो अब दिक्कत आ गई, मूल अधिकार टकरा गए। किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की स्थापना तब होगी जब ये उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। तो लेकिन फंडामेंटल राइट इससे टकरा गया, और फंडामेंटल राइट टकराया था आर्टिकल 14। तो इसके बाद क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फर्स्ट संविधान संशोधन लाया गया था। क्या लाया गया था? प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत, ध्यान रखना, प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 15(4) जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया? 15(4). और 15(4) में कहा गया कि राज्य ST SC या अन्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है। अब चूंकि संविधान में ऐड कर दिया, तो अब ये संवैधानिक हो गया। और इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में ST और SC के लिए विशेष प्रोविजन का प्रावधान आया था। एक मुद्दा बहुत बड़ा रहा, अगर आपको देखें तो ये जो आरक्षण का प्रोविजन है, ये जो शिक्षा में आरक्षण का प्रोविजन, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फंडामेंटल राइट नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल 15(4) है फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि आर्टिकल 15(1) और 15(2) बाधा में नहीं आए। क्योंकि अगर हम सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे तो 15(1) पूर्ण समानता या 14(1) पूर्ण समानता, ये क्या करेंगे कि सामाजिक न्याय में बाधा खड़ा करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर कोई विशेष प्रोविजन किया तो इनमें क्या किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। तो इससे बचने के लिए हमने 14(4) जोड़ा, इससे बचने के लिए। तो इसलिए बोला गया कि 14(4) ये विशेष जो प्रोविजन है, ये आरक्षण है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के मार्ग में फंडामेंटल राइट बाधा नहीं बने, उसके लिए प्रोविजन जोड़े गए हैं। अर्थात आरक्षण मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। अर्थात किसी ST SC वर्ग के व्यक्ति को अगर आरक्षण नहीं मिल रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 15(4) की बात आप समझ गए होंगे कि इसमें ST SC और सामाजिक और शैक्षणिक, ध्यान रखना 2 वर्ड यूज किए गए थे, सोशल एंड एजुकेशन, ये सब ध्यान रखना। इनके रूप से पिछड़े हुए वर्गों को ही स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक और जोड़ा गया था 15(5). ये क्या हुआ था कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की
या जितनी भी शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अब इनमें आपको पता है कि इनमें एंट्रेंस एग्जाम लगती है। और इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, जैसे जितनी भी कॉलेज आप कर सकते हो, आईआईटी की कॉलेज या आईएम्स की कॉलेज, ठीक है, या जितनी भी अदर कॉलेज है, आईआईएम, इनमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है कि जिसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, जो समाज का बहुत ही विकसित वर्ग है, वो इसमें आसानी से एंटर कर जाता है, उनको सीटें मिल जाती है। और इसकी वजह से जो समाज का वंचित वर्ग है उसको सीट नहीं मिल पाती। अब अगर उसको वंचित वर्ग को अगर यहाँ पर सीट, अगर वंचित वर्ग कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो कैसे समाज की मुख्य धारा में आएगा। इसीलिए 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। और आर्टिकल 15(5) में बोला गया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ही हो, उनमें एसटी और एससी के लिए क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। और रिजर्वेशन कितना, 25 उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको सीटें रिजर्व होंगी। ये बात बोली गई थी 93 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। अर्थात आर्टिकल 15(5) भी क्या करता है, सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र। और यहीं से तो पूर्ण समानता स्थापित होगी। अगर समाज के एक वर्ग को पूर्ण उच्च शिक्षा मिलेगी नहीं तो समानता किस बात की, तो उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसके लिए विशेष प्रोविजन करना होगा, और वो 15(5) में किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, मैंने जहां शब्द बोला है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है या प्राइवेट, लेकिन इस मामले में जो माइनॉरिटी वर्ग की जो संस्थान, माइनॉरिटी वर्ग की जो संस्थान है, अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्थान है, सरकारी जो स्कूल है, कॉलेज है, उनमें ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, उनमें बाध्यकारी नहीं है कि वो इनको सीट दे, उनको आरक्षण दे। वो तो उन पे डिपेंड करेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक संस्थान उनको देना चाहती है या नहीं देना चाहती। इसलिए अगर आप बात करोगे जितने भी कन्वेंट स्कूल है उनमें रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं होता, ठीक है। तो अर्थात 93वां जो अमेंडमेंट है वो माइनॉरिटी वर्ग की शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या हुआ, 15(6) जोड़ा गया था कब, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत। क्योंकि जो 15(5) है, मैंने बताया था 15(5) है, ये समाज के पिछड़े वर्ग, और समाज के पिछड़े वर्ग का आधार था सामाजिक और शैक्षणिक। अब ये बात सही थी, क्योंकि 1950 के टाइम की बात करें हम तो उस टाइम पिछड़ेपन का आधार यही था, सामाजिक और शैक्षणिक। लेकिन ये बोला गया कि जो उच्च वर्ग है उसमें भी तो व्यक्ति गरीब है, जो उच्च सो कॉल्ड उच्च वर्ग माना गया, जैसे इतिहास की दृष्टि से जैसे वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ग माना गया था, वो व्यक्ति भी तो आर्थिक दृष्टि से गरीब है। और जब वो व्यक्ति गरीब है तो उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो वो पूर्ण समानता में कैसे शामिल हो पाएगा। तो इसलिए बोला गया कि नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक नहीं, आर्थिक आधार भी पिछड़ेपन का कारण है। ये बात मानी गई। और इसके बाद 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें 15 का 6 जोड़ा गया और बोला गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े गए हैं, जिन्हें हम EWS बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको शिक्षा में विशेष प्रोविजन की बात की गई थी। उसके लिए शिक्षा में आरक्षण की बात की गई। इनके लिए शिक्षा में आरक्षण कितना है, 10%। ध्यान रखना, आरक्षण का रेशियो तो जो सरकारी नौकरी में होता है वही रेशियो होता है सबका, ठीक है ना। तो ये चीज हुई कि अब शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण किया गया वो अब सामाजिक दृष्टि से भी है, शैक्षणिक दृष्टि से भी है, और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए भी है। ये जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन में, ठीक है ना। तो यहां तक अगर हमने आर्टिकल 15 में पढ़े हो तो आर्टिकल 15 में दो चीज पढ़ी है, 1 और 2, और आर्टिकल 3, 15, 3, 4 और 5, और अगर हम बात करें 6, यहां तक आर्टिकल 3, 4, 5, इनमें अगर बात करें तो इनके अंतर्गत ध्यान रखना, ये तो करते हैं 3, 4, 5, 6 तो सोशल न्याय की सोशल जस्टिस, ये आर्टिकल 42 के आधार पर लागू होते हैं। और इनमें राज्य की भूमिका कैसी होती है, सकारात्मक, क्योंकि राज्य भेदभाव करता है और राज्य विशेष सुविधाएं भी करता है, किसके लिए, वंचित वर्गों के लिए। जबकि आर्टिकल 15, 1 और 2 है, ये किसकी बात करते हैं, एब्सोल्यूट इक्वलिटी। तो ये किससे डिपेंड है, आर्टिकल 14, 1 पे। तो ये है, अगर हम बात करें आर्टिकल 15 कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, तो ये 3-4 आर्टिकल को यूज करते हो आप बता सकते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना इस तरीके से करता है। इसके बाद एक बड़ा
बहुत बड़ी एक शब्द रहा है, बहुत बड़ा विवाद रहा है। हालांकि ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ जाता है, GS2 में तो नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से इसको बता देता हूँ कि जाति और वर्ग दो चीज होती है, और वर्ग सामान्यतः माना जाता है कि जाति एक परम पुराना वर्ड है। जाति किसको बोलते हैं हम? जाति रूढ़िवादी वर्ग है। कैसा है? रूढ़िवादी है ना, प्राचीन। और वर्ग क्या है? आधुनिक। तो ये वर्ग का विभाजन होता है, ये वर्ग का विभाजन मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से किया जाता है। विभाजन का आधार क्या है? आर्थिक दृष्टि से। यानी कि एक होता है गरीब वर्ग और एक होता है अमीर वर्ग, यानी कि एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। उच्च का मतलब ज्यादा अमीर, निम्न का मतलब ज्यादा गरीब। तो एक तो वर्ग तो हो गई है आर्थिक आधार पर, और जाति है, यह है सामाजिक आधार पर। तो यह माना जाता है कि जाति और वर्ग दोनों अलग अलग होते हैं। जाति और वर्ग दोनों अलग अलग होते हैं, ये सैद्धांतिक दृष्टि से चीज मान जाती है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह बात गलत है। कैसे? भारत में अगर कोई निम्न जाति में रहा है, जैसे मान लें सो कॉल्ड दलित वर्ग में रहा है, तो उसको क्या है कि उसकी आजीविका के साधन भी कैसे हैं? सीमित। उसकी शिक्षा के साधन भी कैसे हैं? सीमित। उसका समाज में साधन भी कैसे, मतलब समाज में भागीदारी कैसे? सीमित। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? गरीब हो जाता है, क्योंकि जाति की वजह से व्यक्ति क्या हुआ है? गरीब। तो अब ये किस में आएगा? निम्न वर्ग में, क्योंकि ये गरीब है। तो वर्ग की दृष्टि से भी वो व्यक्ति गरीब निम्न वर्ग में ही आएगा, क्योंकि भारत में जाति और वर्ग में सकारात्मक संबंध है। यानी कि जो व्यक्ति निम्न जाति का है, संभावना यह है कि वो व्यक्ति गरीब ही होगा। तो इसलिए भारत में जाति और वर्ग में कोई भेदभाव ज़्यादा नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ये बात बोली कि ये बोला गया कि भाई हम गरीब किसे मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो निम्न जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को हम निम्न वर्ग की श्रेणी में या पिछड़े वर्ग की श्रेणी में मान लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी कि जो गरीब है वो डेफिनेटली निम्न वर्ग में आएगा, और वो किससे होगा? सामान्यतः दलित या निम्न वर्ग से होगा। किससे होगा? निम्न वर्ग से। ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उसको निचला वर्ग रखा हो गया, और क्योंकि उसको निचला वर्ग रखा गया इसलिए उसकी आजीविका के साधन भी सीमित होंगे, उसके आय के साधन भी सीमित होंगे, इसलिए वो गरीब हो गया, और गरीब होने की वजह से वो निम्न वर्ग में आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जाति और वर्ग को दोनों को पूरक मान लिया कि जाति और वर्ग एक ही बात है। हालांकि थ्योरेटिकल रूप से दोनों में काफी अंतर है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके बाद आर्थिक रूप से अगर रिजर्वेशन की हम बात करें, ये तो अभी तक हमारे संविधान जो रिजर्वेशन था ये हम आगे भी देखेंगे। आर्थिक रूप से रिजर्वेशन की बात आपको पता है 103वां संविधान संशोधन में की गई थी, और 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया। और जो सेम प्रोविजन 15(4) या 5 में किए गए थे वो सेम प्रोविजन 15(6) में किए गए थे। क्या? कि ये जो है फायदा ये नागरिकों को केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होगा। दूसरा, ये शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के टाइम पर होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें या तो स्कॉलरशिप के लिए या प्रवेश के लिए। और तीसरा, अल्पसंख्यक संस्थान है, जो माइनॉरिटी वर्ग की जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और कितना होगा? 10% रिजर्वेशन व्यवस्था होगी। एक चीज ध्यान रखना, संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत सरकार को पिछड़ेपन को परिभाषित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कि पिछड़ापन क्या होगा इसकी प्रदान की, मतलब ये अभी तक डिफाइन नहीं है कि किसे पिछड़ापन माना जाएगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इतनी इनकम हो, इतना ये हो, उसे आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया। हालांकि ये शब्द को डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये निजी शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के कई विवाद आए थे। किसको? निजी शैक्षणिक संस्थानों को। सुप्रीम कोर्ट में विवाद क्या आया था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति की जो सरकारी कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उस व्यक्ति ने, प्राइवेट व्यक्ति ने क्या किया? अपना पैसा लगाया, क्या खोला? कॉलेज खोली या स्कूल खोला। अब कॉलेज स्कूल खोला है तो आपको पता है वो सैलरी भी देता है, वो बिजनेस, उसने तो किसके लिए खोला? कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए। तो बोला कि उसने किसके अंतर्गत इसको खोला? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 9(1)(g) है। आर्टिकल 9(1)(g) में क्या कहता है कि हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने का अधिकार है, और उसने उसी व्यवसाय के आधार पर क्या किया? उसने अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोली। लेकिन सरकार ने 15(5) या 15(6) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है ये बाध्यकारी कर दिया। किसमें? इन प्राइवेट कॉलेजों में। तो इससे क्या है कि उनकी 25% सीटों पे उनको नुकसान हो गया। तो इसको लेकर के 2002 में एक केस पहुंचा, 2005 में भी एक केस पहुंचा, लगातार इस पे केस हुए कि बोला गया कि सामाजिक न्याय के नाम पर आप व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। किसका? आर्टिकल 19(1)(g। और आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि हर व्यक्ति को
अपना पेशा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन आपका आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6) उस व्यक्ति के पेशे को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, क्योंकि उसको बाध्यकारी कर देता है कि 25% सीट फ्री में दो। तो 25% सीट अगर वो फ्री में देगा तो उसका तो पेशा वैसे ही नेगेटिव रोल में चला जाएगा। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में यही मामला पहुंचा कि ये किसका उल्लंघन कर रहा है, ये व्यक्ति के क्या किया, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी घटनाएं है ना, ये 1993 अमेंडमेंट से पहले की थी। तो इसको लेकर जब न्यायपालिका में पहुंचा तो सरकार को लगा कि, संसद को लगा कि हाँ, न्यायपालिका इसको लेकर के जो हम शिक्षा में रिजर्वेशन दे रहे हैं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए संसद ने खुद 93वां अमेंडमेंट पारित किया और 15(5) के अंतर्गत सीटों के लिए रिजर्वेशन बाध्यकारी कर दिया, और फिर 103वां संशोधन किया, उसके अंतर्गत भी सीटों के लिए रिजर्वेशन बाध्य कर दिया। यानी कि जब ये केस आते हैं तो केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या संवैधानिक है क्या नहीं है। अब जो चीज़ संविधान में नहीं है और आप उसको कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। इससे बचने के लिए संसद को संशोधन करना पड़ता है, और फिर संसद ने संशोधन किया और उसके बाद 15(5) और 15(6) जोड़े गए थे। ठीक है ना। तो ये कौन से मामले था, TMA 5 फाउंडेशन और कर्नाटक राज्य 2002, और इसी के तरफ इनामदार वर्सेज महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें अगर आप आरक्षण है उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनके आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन होता है जो उनकी व्यापार की स्वतंत्रता पर आधारित है। इसके बाद सरकार ने इस निर्णय को रिप्लेस करने के लिए, इस निर्णय को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई निर्णय बदलना होता है ना सरकार को, तो सरकार को संसद को संशोधन करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया 2005 में या 2003 में कि ठीक है भाई कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो सरकार फिर क्या लेके आई, सरकार फिर 93वां अमेंडमेंट लेके आई, और उसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो IIT है, चाहे IIM है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे सरकारी, उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने A.K. ठाकुर बनाम भारतीय संघ मामले में संसद के इस चीज को वैलिड मान लिया। बोला हाँ ठीक है, निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। ठीक है ना। इसके बाद ये अब बाद में सोसाइटी का केस आता है, इसको आप देखना, लेकिन ध्यान रखना प्राइवेट सेक्शन जो माइनॉरिटी वर्ग की शैक्षणिक संस्थान है उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं होगी। तो अभी आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, इसमें एक चीज आपके समझ में आया होगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ना तभी तक इंटरफेयर करता है जब तक कि संसद नहीं करती। जैसे ही संसद कोई संशोधन ला के लागू कर देती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है कि देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में तो क्या किया, 2002 में तो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं दिया जा सकता। उसके बाद संसद ने 93वां अमेंडमेंट किया 2003 में, 2005 में आया था ये। इसमें क्या बोला, संसद ने बोला भाई दिया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 2008 में, उसका नाम था A.K. ठाकुर बाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये 93 में जो अमेंडमेंट है इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 15(5) जोड़ा है वैलिड है। इसको क्या कर दिया, वैलिड है। क्यों वैलिड है, उसने बोला कि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो हमें ये रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी केवल फंडामेंटल राइट की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी तो होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय भी तो संविधान की नैतिकता है। और इस संविधान की नैतिकता बनाए रखने के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों को हमें रिजर्वेशन दे सकते हैं। और क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19(1) पार्ट में तो स्वतंत्रता दी है, हमें बहुत तरह की स्वतंत्रता दी है, और इन स्वतंत्रता में से एक है व्यापारिक स्वतंत्रता। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 19 के 2 पार्ट में इनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आर्टिकल 19(1) पे, यानी कि निजी शैक्षणिक संस्थानों पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि उनको 25% रिजर्वेशन या जितना भी रिजर्वेशन बनता है उतनी सीटें उनको देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई इसमें। इसके बाद आपको पता है RTE आता है, RTE आया था 2009 में, और इसी के अंतर्गत आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और 2000 आया तो 2002 में ही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका 2009 में हुआ था। और इसी दौरान आपको पता है अनुच्छेद 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था। तो इसमें भी आया था कि भाई शैक्षणिक संस्थान है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें रिजर्व होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, और जो अभी तक हम शैक्षणिक संस्थानों रिजर्वेशन की बात कर रहे थे वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही थी, जिसमें आप IIT IIM की जो इंट्रेंस एग्जाम लगती है इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, और होता ही है। इसमें क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन में हमने बोला कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए।
किसके लिए? 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये शिक्षा पाना हर बच्चे का क्या है? फंडामेंटल राइट है। और इसको जोड़ा हमने आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? आर्टिकल 21A में। इसके बाद क्या हुआ कि 20% सीट, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसको फ्री में देनी पड़ेगी। किसको? ये 25% बच्चों के लिए। इसको लेकर के कई प्राइवेट संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच गई, राजस्थान में पहुंच गई। तो राजस्थान में जब पहुंची तो राजस्थान में केस हुआ। तो राजस्थान स्पेशल रूप से बोला कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये राज्य का फिक्स दायित्व होगा कि वह 25% सीटें रिजर्व दो। लेकिन ध्यान रखना, ये 25% सीटों का रिजर्वेशन है, ये भी किस पे लागू नहीं है? माइनॉरिटी वर्ग की शैक्षणिक संस्थानों पर, ठीक है। तो माइनॉरिटी वर्ग की जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए ये प्रोविजन लागू नहीं है। तो आर्टिकल 15 बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत जहाँ 15(1) और 2 का जो भाग है वो मौलिक अधिकारों को सुपरमेसी देता है, वही आर्टिकल 15, 3, 4, 5 और 6 ये सामाजिक न्याय को वरीयता देते हैं, ये DPSP को वरीयता देते हैं। और फिर ध्यान रखना, ये मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को से आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि आरक्षण मौलिक अधिकार से न टकराए इसलिए उसको 15, 3, 4, 5, 6 में जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया शिक्षा में। तो शिक्षा का जो रिजर्वेशन है वो है आर्टिकल 15 में। लेकिन अब बात आती है सरकारी सेवाओं की, यानी सरकारी नौकरी की। तो पहले तो आपको बताया कि भारतीय संविधान पूर्ण समानता की बात करता है। तो आर्टिकल 16 में आपको बताया कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता होगी, हर व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा जो योग्य होगा। तो इसलिए आर्टिकल 16A में बोला गया, ये बोला गया, देखो 16 ये बात करेगा एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करेगा, एब्सोल्यूट, यानी कि क्या बोला गया? लैंग्वेज देखो, राज्य के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियां एवं सेवाएं के लिए सभी के लिए क्या रखेगा? समान अवसर रखेगा, समान अवसर, यानी कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई सरकारी जॉब के लिए अगर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये राज्य का दायित्व होगा। ये बोला गया आर्टिकल 16(1). अर्थात राज्य पे क्या लगाता है? ये लिमिटेशन लगाता है कि राज्य जैसा नहीं कर सकता किसी के साथ भेदभाव करे। अर्थात ये क्या करता है? मौलिक अधिकारों को वरीयता देता है, अर्थात ये व्यक्ति को सर्वोच्चता देता है, ठीक है। यही बात बोली गई आर्टिकल 16(2) में कि राज्य रोजगार और एवं नियुक्तियों में, ध्यान रखना, आप शब्दों को ध्यान रखना, धर्म केवल शब्द बोला गया इसलिए ध्यान रखना, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उद्भव, जन्मस्थान और निवास, हम 2 शब्द अलग अलग कर दिए, ध्यान रखना। एक कर दिया मूलवंश और एक उद्भव स्थान, ये दोनों अलग अलग कर दिए, 2 और ऐड कर दिए, जबकि जो आर्टिकल 15 के अंतर्गत 5 शब्द थे, यहाँ 2 और ऐड कर दिए। ध्यान रखना, केवल शब्द का मतलब है केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार कैसे? शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डी के लिए आपको ग्रुप डी की एग्जाम देनी, तो आप 10वीं या 12वीं पास करने वाला हर व्यक्ति ग्रुप डी की एग्जाम दे सकता है। लेकिन अगर उसको UPSC एग्जाम देनी तो उसको कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा, ये तो योग्यता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि भेदभाव तो इनके आधार पर नहीं होगा। और आधार पर तो भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है, क्योंकि कोई एग्जाम हिंदी में लगती है, कोई एग्जाम इंग्लिश में लगती है, तो हिंदी और इंग्लिश एग्जाम के लिए वो व्यक्ति उसी प्रकार के व्यक्ति को एलिजिबल कर सकता है। तो लेकिन इनके आधार पर नहीं करेगा कि उस व्यक्ति का धर्म इस्लाम है इसलिए वो एग्जाम नहीं दे सकता, या वो व्यक्ति निम्न जाति का इसलिए वो एग्जाम नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ध्यान रखना। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्य आधार, चाहे वो भाषा है चाहे योग्यता है, इनके आधार पर वो भेदभाव कर सकता है। इसलिए केवल शब्द लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है ये जो शब्द लिखा हुआ है नहीं, ये गलत है, इसको हटाओ यहाँ से। नहीं का मतलब है किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, ये नहीं काट दो, ठीक है ना। तो आरक्षण, योग्यता, इनके आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है ना। तो इनके जो आधार इसमें बताए गए, इनके आधार पर नहीं किया जा सकता, अन्य के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात यहां तक बात हो रही है एब्सोल्यूट इक्वलिटी की, यानी कि यहां तक किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसी से पहले एक बहुत ही हाईलाइटेड, जो आजकल करंट में बहुत ही मुद्दा चल रहा है, आपने सुना होगा, आरक्षण का स्थानीयकरण, यानी निजी नौकरियों में आरक्षण, मतलब निजी मतलब कह सकते हैं स्थानीय लोगों को आरक्षण,
किसमें? प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। ये बहुत मुद्दा चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा हरियाणा ने लगभग 80% बोला कि 80% जो सरकार कंपनी है उनमें 80% एम्प्लॉय कम से कम हरियाणा के होना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने बोला 75% होना चाहिए। तो ये क्या है? स्थानीय रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। रिजर्वेशन किस आधार पर देते हैं? कि वो लोकल है, वो वहाँ का स्थानीय है, इस आधार पर रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये मुख्य रूप से प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों की बात बोली गई है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं आरक्षण का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो आरक्षण का स्थानीयकरण का मतलब समझना पहले तो, आरक्षण का स्थानीयकरण यानी कि आरक्षण देगा किसके आधार पर? लोकलाइजेशन की वजह से, ठीक है, कि वो वहाँ का स्थानीय है, लोकल है, इसलिए उसको आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण का स्थानीय रिजर्वेशन है, ये मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों की बात हो रही है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है अगर वो हरियाणा की है तो उनमें 80% एम्प्लॉय कौन होने चाहिए? हरियाणा के। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश ने बोला कि भाई 75% या 70 होनी चाहिए। कई राज्यों ने इसकी मांग करी है, कई राज्यों ने इसके लेकर बिल भी पारित किए, लेकिन वो बिल आपको पता है अभी पेंडिंग है, उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कई ऐसे केस है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको देखेंगे मामला क्या है। तो आरक्षण को समझ रहे होंगे कि आरक्षण का स्थानीयकरण का इशू क्या है, ठीक है ना। इसमें यह है कि वहाँ के लोकल व्यक्ति को मतलब आपको पता है कि सन ऑफ द लैंड यानी कि भूमिपुत्र। लोकलाइजेशन मतलब भूमिपुत्र होता है कि वहाँ का जो है उस भूमि का जो लोग है उसी को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सही भी है, क्या बात गलत है, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण करते हैं इसका थोड़ा सा कि क्या ये पक्ष में तर्क देते हैं कि ये रिजर्वेशन सही है या गलत है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखो, अब भाई बात कर रहे हो आप जैसे हरियाणा, तो हरियाणा के क्या होता है कि हरियाणा का जैसे गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव की सारी जो सीटें हैं, सारी जो प्राइवेट कंपनी है, उस सारी प्राइवेट कंपनी में सारे लोग बाहर के हैं। अब वो गुड़गांव में होकर के भी वहाँ के लोग जिनकी ज़मीनें थी, जिनका वहाँ का स्थान था, उनको तो यहाँ से कर दिया गया बहिष्कृत। अब यहाँ लोग आ गए बाहर के, तो इससे जब गुड़गांव के आसपास के जो लोग हैं, क्षेत्र है, वो हरियाणा के लोग क्या हो गए? गरीब हो गए, पिछले हो गए। तो नियम यह कहता है कि उनका एरिया है, उनकी भूमि है, उनका क्षेत्र है, तो उसको वहाँ होने वाले विकास में भागीदार होना चाहिए, उनको भी उसका फायदा मिलना चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में कुछ परसेंटेज नौकरियाँ इनके लिए होनी चाहिए। तो समावेशी विकास समाज के वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, उनके विकास के लिए जरूरी है। दूसरी बात, रिजर्वेशन तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है कि जो समाज का वंचित वर्ग है, जो समाज का लोकल वर्ग है, उसको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। तो एक किसके अनुकूल है? जन कल्याण का, राज्य के अनुकूल है। तीसरी समस्या इसमें क्या होगी कि जो माइग्रेशन है ना, ये सीमित होगा। माइग्रेशन सीमित कैसे होगा? जैसे अगर माइग्रेशन सीमित होगा कैसे? जैसे मान लें अगर हरियाणा में केवल हरियाणा के ही लोग 80% लोग हरियाणा का ही जॉब करेंगे तो यूपी बिहार के लोग यहाँ पर काम करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको काम नहीं मिलेगा। तो जो माइग्रेशन हो रहा है वन स्टेट टू अदर स्टेट, ये माइग्रेशन रुक जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, माइग्रेशन का रुक जाएगा तो इससे शहरों पे दबाव कम पड़ेगा। क्या करेगा? इससे शहरीकरण पर दबाव नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर बम्बई है या दिल्ली है, आपको पता है बम्बई और दिल्ली की लगभग 90% पॉपुलेशन बाहर से आई हुई है, तो ये इनमें क्या है? दबाव बढ़ रहा है, इन पे संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है, इससे शहरीकरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे लोगों में संघर्ष हो रहा है, इससे विवाद खड़े हो रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लें बम्बई वालों के लिए बोल दें कि 80% सीटें बम्बई वालों के लिए होंगी, तो बाहर के लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं, तो इससे शहरीकरण पर दबाव बढ़ेगा नहीं, फिर वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में ही विकास करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये पॉइंट मैंने अभी याद आया मुझे, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। कैसे? देखो, इससे क्या है कि जैसे बिहार, यूपी, इनके लोग चले जाते हैं, इनके जो टैलेंटेड लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बेंगलोर, वो कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली, वो कहाँ चले जाएंगे? बम्बई। अब ये टैलेंटेड इनके जो लोग हैं, जो हम बोल सकते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब ब्रेन का माइग्रेशन हो रहा है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो योग्य और सक्षम लोग हैं, वो तो चले जाएंगे इन बड़े शहरों में, तो इनके शहरों का विकास नहीं हो पाएगा। जब ये रिजर्वेशन इन शहरों में, अगर मान लें इन शहरों में जब इनको रोक लग जाएगी, जब इन शहरों में इनको सरकारी नौकरी नहीं मतलब प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये अपने यहीं पर भी स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, अपने यहीं पर कंपनी स्थापित करेंगे, और इससे यूपी और बिहार में इंडस्ट्री बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर कंपनियां बढ़ेंगी, और यूपी बिहार में लोगों को रोजगार मिलेगा, और यूपी बिहार भी अपना विकास करेंगे। इस आधार पर यूपी और बिहार अन्य जो पिछले राज्य हैं जहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा होता है, उनका भी विकास में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है कि एक कंपनी स्थापित होती है, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा चुनौती मिलती है वहाँ के लोकल आदमियों से, क्योंकि कंपनी लगाता है। अब बाहर के आदमी किसी दिन दंगा करके ऑफिस में आ गए, कंपनी को तोड़ फोड़ दिया, तो इससे कंपनी को बड़ा नुकसान होता है।
इससे कई बार बिजनेसमैन है वो हतोत्साहित भी हो जाते हैं, कई ऐसी जगह में बिजनेस नहीं लगाते जहाँ उनको खतरा रहता है। लेकिन यदि मान लें उस कंपनी में यदि 70 से 80% वहाँ के लोकल आदमी हैं, तो फिर उस कंपनी का कोई ग्रोथ करेगा ही नहीं। फिर उस कंपनी को लोकल लोगों से क्या मिलेगा, कॉर्पोरेट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो इससे वो कंपनी और आगे बढ़ेगी। तो इस आधार पर बोलते हैं कि लोकलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समावेशी विकास के अनुकूल है। लेकिन इसका हम दूसरा पहलू देखते हैं विपक्ष में। तो दूसरा पहलू अगर मैं बात करूं तो दूसरा पहलू कह रहा है कि देखो, वर्तमान में हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की और फ्री ट्रेड की, फ्री माइग्रेशन की। अब फ्री ट्रेड और फ्री माइग्रेशन या हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें और आप लगा रहे हो लिमिटेशन कि भाई बाहर के व्यक्तियों को हम नौकरी नहीं देंगे, तो ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के दौर में ये बात सही नहीं है। क्योंकि एक कंपनी स्थापित हुई है, उस कंपनी को चाहिए विशेषज्ञ। अब विशेषज्ञ हरियाणा में होंगे नहीं तो बेंगलोर से, दिल्ली से, बिहार से आएंगे वहाँ एक्सपर्ट। तो हरियाणा में स्थापित करने वाली कंपनी को अगर एक्सपर्ट आदमी चाहिए तो उसको बाहर से लोग मंगाने होंगे। तो इसलिए कंपनी अपने प्रॉफिट करने के लिए कंपनी के प्रॉफिट को नुकसान होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता सीमित हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए उसमें दक्षता सीमित हो जाएगी। और इसके अलावा आर्टिकल 19 का ये उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है, आवागमन। ये कोई व्यक्ति कहीं पर आ जा सकता है, लेकिन जब उस व्यक्ति को आप रोजगार ही नहीं लेने देंगे तो व्यक्ति आएगा क्यों। दूसरी बात, कोई व्यक्ति कहीं पर भी क्या कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, कहीं पर भी बच सकता है, लेकिन आप स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देकर के अन्य व्यक्तियों के आवागमन, उनके व्यवसाय पर क्या लगा रहे हो, प्रतिबंध लगा रहे हो। तो ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ, सही बात है नहीं। इसी प्रकार आर्टिकल 63, और ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी 61 और 2 पढ़ा है। अब आर्टिकल 63 की लैंग्वेज बता देता हूँ मैं यहाँ क्या है। आर्टिकल 63 ने बोला है कि अगर किसी राज्य विशेष को जरूरत पड़े, अगर किसी राज्य को जरूरत पड़े कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण जरूरी है, तो ये काम कौन करेगा, संसद करेगी। संसद किसी राज्य के लिए वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन बाध्यकारी कर सकती है। और संसद ने ऐसी विधि बनाई जिसमें संसद ने 1957 में विधि बनाई, एमपी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और एक स्टेट और था, 4 स्टेटों के लिए संसद ने एक विधि बनाई कि यहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशन, यहाँ की सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा गया, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये विधि हट गई, अभी 1-2 राज्यों में ये लागू है। यानी कि अगर किसी स्थानीय नौकरी में अगर स्थानीय आधार पर रिजर्वेशन करना है तो शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो फिर विधानसभा, फिर हरियाणा की विधानसभा, फिर आंध्र प्रदेश की विधानसभा इस बिल को पारित ही नहीं कर सकती, अर्थात तो संवैधानिक रूप से ही गलत कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, संवैधानिक उल्लंघन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ऐसे क्षेत्रवाद बढ़ेगा। जैसे अगर बम्बई में बम्बई वाले हो जाएंगे, मद्रास में मद्रासी वाले हो जाएंगे, तो इससे क्या है कि क्षेत्रवाद की भावनाएं बढ़ेंगी और ये क्षेत्रवाद बढ़ता बढ़ता राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध हो जाएगा। और ध्यान रखना, इससे कंपनियों को नुकसान होगा और निवेश भी घटेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आप भारत में स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी का प्रमुख उद्देश्य उसको लाभ कमाना होता है। और जब कंपनी को रिजर्वेशन देना होगा वहाँ के लोकल लोगों को, तो कंपनी को लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे और इससे कंपनी को इस व्यवसाय के दौर में प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो पाएगा। ये तो है इसके पक्ष विपक्ष। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिंदुवार यूज करना है कि संवैधानिक रूप से कैसे सही नहीं है, आर्टिकल मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कैसे हैं, ये कीवर्ड देने हैं आपको, या वैश्वीकरण के विरुद्ध कैसे हैं, या क्षेत्रवाद को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर आपको पॉइंट देना है, ऐसा नहीं कि हेडिंग, मतलब कई बार हम जो आंसर राइटिंग करेंगे अभी देखेंगे उसमें, तो क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर हम देखते हैं कि उसमें हेडिंग का यूज करें, पॉइंट वाइज लिखें। अगर क्वेश्चन 150 शब्दों का है तो हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन 250 शब्दों का है तो उसको हेडिंग कन्वर्ट कर दो, हेडिंग कन्वर्ट कर दो, उसका आंसर अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन एक कंक्लूजन आपको देना है कि भाई करे तो क्या करें, ये अच्छा है या बुरा है। तो देखो स्पष्ट रूप से हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि सीमित करो, थोड़ा रिजर्वेशन दो, लेकिन अभी सीमित लेवल पर और सीमित स्तर पर। सीमित स्तर का मतलब है, अब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो किसी को मैनेजर बना दो, तो मैनेजर मत बनाओ, उसको क्लर्कियल पोस्ट दो, शुरू में क्लर्कियल पोस्टों में रिजर्वेशन कर दो, क्योंकि वहाँ उस क्लर्कियल पोस्ट में रिजर्वेशन देंगे ना तो इससे कंपनी की दक्षता पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कैसा भी है, क्लर्क का काम तो कर ही लेगा, लेकिन अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वो मैनेजर का काम या प्रोफेशनल काम नहीं कर पाएगा। तो अगर लोकल लेवल पर आपको रिजर्वेशन देना भी है तो पहले तो उसकी मात्रा कम करो, शुरू में तो उसको 20% 30% करो, भाई कम से कम 20% 30% जो जॉब है वो वहाँ के लोकल व्यक्तियों के लिए रखी जानी चाहिए, और उनको भी निचले लेवल पर रखो, शुरू में निचले लेवल पर, कि यहाँ जैसे इससे कि क्या लोगों को इस लोकल लेवल पर रिजर्वेशन, मतलब जो मतलब कमजोर कम सक्षम है
या कम स्किल वाले लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो उनको तो माइग्रेशन भी रुक जाएगा, वो अपने क्षेत्र में ही काम करने लग जाएंगे। ऐसे कंपनी का ना तो घाटा होगा और ना ही लोकल लोगों को, लोकल जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। तो कंक्लूजन यही है कि सीमित लेवल पर और सीमित स्तर पर अभी हमें आरक्षण लागू करना चाहिए, और ये का आरक्षण पूर्ण सहमति से, और संसद को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक प्रोविजनों को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, उसके आधार पर काम किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 16(3) की बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े। अभी तो यहाँ तक हमने एक मुद्दा था उसको भी डिस्कशन कर लिया है। अब एक मुद्दा आता है आरक्षण। आखिरकार मतलब क्या है आरक्षण का? तो आरक्षण का जब आपको लिखना हो तो आरक्षण का मतलब ये है कि ये सामाजिक न्याय के लिए, ये संकल्याण के लिए, और एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शब्द लिखना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देना रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये इससे अच्छा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स के अच्छा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आरक्षण के मतलब कीवर्ड है कि ये कंजर्वेटिव इक्वलिटी या प्रोटेक्टिव इक्वलिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। अब आर्टिकल 16(4) की लैंग्वेज पढ़ते हैं। अगर 1, 2, 3 तो हमने पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 16(4) की लैंग्वेज क्या कहती है? आर्टिकल 16(4) कहती है कि राज्य का मतलब आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 12 है, ठीक है ना। राज्य कौन सा? जो आर्टिकल 12 में मैंने आपको डिफाइन करके बताया था, वो राज्य अपनी नियुक्ति किसमें, एक तो अपॉइंटमेंट और एक रिक्रूटमेंट, दो चीज होती है। राज्य अपनी नियुक्ति में पिछड़े वर्गों को, कोई पिछड़ा वर्ग है उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, ध्यान रखना बाध्यकारी नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसके आधार पर? सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है किसी वर्ग को, तो राज्य दे सकता है। राज्य बाध्यकारी नहीं है। अगर किसी वर्ग विशेष को पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उसके लिए आरक्षण देना बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया, ठीक है। तो 16(4) में ये बात बोली गई है, ठीक है ना, कि राज्य ऐसा कर सकता है। और लेकिन आधार ध्यान रखना, दो ही आधार है, शैक्षणिक और सामाजिक। किन आधारों पर? केवल और केवल शैक्षणिक और सामाजिक। ये बात थी मूल संविधान की, लेकिन मूल संविधान की बात थी, और मूल संविधान की बात हुई उसके बाद आपको पता है कि ओबीसी को लेकर के रिजर्वेशन की बात आई, और इसके लिए मंडल आयोग आया, और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, यहाँ तो बात थी ST SC की, लेकिन बाद में ओबीसी की भी बात कर दी कि ओबीसी यानी समाज में ST SC ही पिछड़ा नहीं, बल्कि समाज में अन्य लोग भी पिछड़े हुए जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। और उसको लेकर के मंडल आयोग नाम का एक आयोग है, इसने सिफारिश दी और इसके बाद इनको रिजर्वेशन दिया। लेकिन इसको जो इनको रिजर्वेशन दिया तो इनके विरुद्ध केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस को जाना गया था इंदिरा साहनी केस या मंडल केस, और ये केस आरक्षण के मामले में सबसे ऐतिहासिक रहा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए और उन जजमेंटों को देखेंगे, उसके बाद सरकार ने या संसद ने कैसे एक के बाद एक जजमेंट को तोड़ दिया। तो देखो, इंदिरा साहनी केस की अगर मैं बात करूँ तो 1993 की बात है, इंदिरा साहनी केस, या इसको बोलते हैं मंडल केस, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो रिकमेंडेशन दी थी उन्हीं को जब लागू किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध में केस आया था। इसमें क्या बोला गया था वो ध्यान रखना। इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़ेपन का आधार क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पिछड़ेपन का आधार क्या होगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक। यानी कि दो दृष्टि से ही व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पीछे या शैक्षणिक दृष्टि से पीछे है तो ही उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखना, ये मंडल आयोग की रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन और थी, उसका नाम था 10% इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया, बोला रिजर्वेशन है वो हम केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही देंगे, आर्थिक आधार पर नहीं देंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ भी ले तो जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन वाला जो प्रोविजन अब आया है ये पहले भी आ चुका था एक बार, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया था। क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में रिजर्वेशन का दो ही आधार है, एक सामाजिक और एक शैक्षणिक, ठीक है ना। एक तो इसने डिसीजन दिया कि पिछलेपन का आधार क्या होगा, दो, सामाजिक और शैक्षणिक। दूसरा इसने बोला कि आरक्षण की मैक्सिमम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए। और अगर देखें हम तो आपको पता है 7.5% तो ST को था, 13% के समथिंग SC को था और 27% OBC को था, अर्थात टोटल 59.5% रिजर्वेशन था। तो ये
क्या करा, आरक्षण की मैक्सिमम सीमा 50% रखी, मतलब 50% से ज़्यादा ऐसा रिजर्वेशन हम नहीं देंगे जिसे 50% की सीमा को क्रॉस करे। ठीक है, दूसरी बात ये बोली। तीसरी बात बोली कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। बोला कि भाई शुरू के दौर में अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में आया है तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इंटरेस्ट में उसको रिजर्वेशन दे दो, उसकी भर्ती में रिजर्वेशन दे दो। लेकिन आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत क्या, क्योंकि अब वो व्यक्ति योग्य हो गया है, अब वो व्यक्ति के पास रोजगार भी है, अब वो व्यक्ति सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति खुद ही उस पद पर पहुंच जाएगा। और यदि हम मान लें कि अगर हम प्रमोशन कर दिया रिजर्वेशन के आधार पर, तो कई बार वो व्यक्ति ऐसे उच्च पद पर पहुंच गया और व्यक्ति योग्य नहीं है तो गलत डिसीजन ले लेगा, इससे प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पे प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में चाहे ST SC को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आया क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात तो करें, लेकिन इसके लिए क्रीमी लेयर डिसाइड किया कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर एक कह सकते हैं बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा उसको, जो क्रीमी लेयर का मतलब एक निश्चित सीमा से अधिक लेयर, अगर कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में तो उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और नॉन क्रीमी लेयर होगा उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया और उसके लिए उसने आधार बनाया इनकम को, इतने इनकम के वाले व्यक्ति को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखेंगे, इतने इनकम वाले व्यक्ति को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग में बात बोली। उसके बाद बोला कि कैरी फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है, कि एक होती है बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती मान लेता है 2000, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 2011 में कोई भर्ती हुई, उसमें मान लें ST की सीट थी कितनी 50, लेकिन इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी थी 30%, और ST के 20 व्यक्ति ही 30% पास कर पाए, अर्थात ST के कितने व्यक्ति बने 20। इससे ST की सीट कितनी रह गई 2011 में, कितनी रह गई खाली 30 सीट। 2013 में पुणे भर्ती हुई, तो 2013 में पुणे भर्ती हुई तो सरकार संसद अब तक क्या करती थी कि ये करती थी कि भाई 2013 में फिर ST की मान लो 20 सीट निकालिए या 15 सीट और निकालिए, तो 30 पहले से बची हुई थी इनकी, तो ये कितनी हो गई टोटल 45। तो अब जो 2013 में रिक्रूटमेंट होगा तो वहाँ ST की सीट कितनी होनी चाहिए 45। ये मामला चला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टोटल 100% ही हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये 30 का 15% 50% को जोड़ेंगे इसमें, अर्थात 15 प्लस 30 का 50% कितना होगा 15, अर्थात ST की सीट कितनी हो जाएंगी 30, और ये जो शेष 15 है ये जनरल की सीट मानी जाएंगी 2013 में जो भर्ती होगी उसमें। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग में ये बात बोली। ऐसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसको कितना परसेंट रखा 50%। ठीक है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही तो नहीं थी, क्योंकि जो ST को बेचारे को रिजर्वेशन मिला था उसकी 15% सीट तो तुमने ले ली आगे से, 50% सीट तो ऐसे, क्योंकि तुमने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। अब मिनिमम क्राइटेरिया के लायक वो व्यक्ति पहुंचेगा नहीं तो सारी सीटें खाली जाएंगी, और जब वो सीटें खाली जाएंगी तो फिर आप उसकी 50% सीटें फिर जनरल को दे देंगे, तो इससे ST को रिजर्वेशन पूर्ण तरह नहीं मिल पाएगा। ऐसे मंडल आयोग ने कई डिसीजन दिए इस मंडल केस में। इसके बाद इन डिसीजनों को खंडन करने के लिए संसद को करना पड़ा संविधान संशोधन, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि इसने न केवल ST के रिजर्वेशन को छेड़ा बल्कि इसने OBC के रिजर्वेशन, इसने EWS का रिजर्वेशन उसको रद्द कर दिया। तो इसके बाद ज़बरदस्त भारत में विरोध हुआ। इसके बाद संसद ने क्या किया, एक 77वां संविधान संशोधन लेके आई संसद। कौन सा 77वां संविधान संशोधन, और 77वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)A। और इसमें जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रमोशन को रोका था ST और SC के लिए, उसको बोला कि प्रमोशन दिया जाएगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, उसको मतलब हम कह सकते हैं उसको ओवरसीड कर दिया। किसके अंतर्गत, 77वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और क्या जोड़ा 16(4)A, और इसमें क्या बोला गया, ST और SC के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और संसद ने बोला कि हम जो रिजर्वेशन देते हैं प्रमोशन में, उससे प्रशासनिक कुशलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति 8-10 साल उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है और वो ऊपरली सरफेस पे आएगा तो वो इतना एफिशिएंस हो चुका होगा कि उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर मान लो ST के व्यक्ति को भी हमें आगे बढ़ाना है तो ST के व्यक्ति में हर व्यक्ति योग्य नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रमोशन के लिए एग्जाम क्राइटेरिया पास करेगा वही आगे जाएगा। तो
इससे कुशलता पे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने अनुभव और उसके द्वारा किए गए कार्य से अच्छे काम कर सकता है। इस आधार पर प्रमोशन में रिजर्वेशन रखा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रमोशन से रिजर्वेशन है ना, ये ग्रुप बी ग्रुप सी तक है। ग्रुप ए के बाद कोई प्रमोशन नहीं है। जैसे ग्रुप सी का व्यक्ति ग्रुप बी में प्रमोट हो सकता है, ग्रुप बी का व्यक्ति ग्रुप ए तक प्रमोट हो सकता है, लेकिन ग्रुप ए के बाद जो प्रमोशन होगा ना, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन आज भी नहीं है। ठीक है ना। तो रिजर्वेशन कहाँ तक है? ग्रुप सी और ग्रुप बी में। ग्रुप ए के बाद रिजर्वेशन नहीं है। तो 77वां संविधान संशोधन ने मंडल आयोग की एक बात को रिजेक्ट कर दिया। किसको? प्रमोशन के रिजर्वेशन को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी 77वां संविधान संशोधन में एक चीज और बोली थी, मंडल आयोग में एक चीज और बोली, उसका नाम था परिमाणिक ज्येष्ठता। परिमाणिक ज्येष्ठता को सुप्रीम कोर्ट कैसे माना था? दो तरह से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट परिमाणिक यानी कि सीनियरिटी किस आधार पर कैलकुलेट करा था? सुप्रीम कोर्ट कैलकुलेट करा था, जैसे अगर मान लें एक है एसटी का व्यक्ति और एक है जनरल का व्यक्ति। ठीक है ना। जनरल का व्यक्ति आया है 2008 में, भर्ती हुआ है किसी पद पर, लेवल फर्स्ट पे, मान लो लेवल फर्स्ट पे ये कब आया? 2008 में। एसटी का व्यक्ति आया 2009 में। ठीक है। तो उसके बाद मान लें एसटी को रिजर्वेशन मिला, एसटी के व्यक्ति को प्रमोशन रिजर्वेशन है, इसलिए वो 2013 में पहुंच गया लेवल 2 पर। ठीक है। और चूंकि जनरल वाले व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए 2015 में पहुंचा किस पर? लेवल 2 पर। तो अब इस स्थिति में सरकार तो कहती है कि ये एसटी का व्यक्ति ज़्यादा सीनियर है, क्योंकि ये लेवल 2 पर लेवल जनरल के व्यक्ति से पहले आया था, इसलिए सीनियर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेवल जो जनरल वाला व्यक्ति है, ये लेवल फर्स्ट में, यानी कि डिपार्टमेंट इसने सबसे पहले ज्वाइन किया था, इसलिए इसकी सीनियरिटी ज़्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट मानता था इसको और सरकार मानती थी इसको। सरकार कहती थी कि जिस लेवल पर वो व्यक्ति पहले गया है, उस लेवल के आधार पर सीनियरिटी कैलकुलेट की जाएगी। और चूंकि एसटी का व्यक्ति 2013 में लेवल 2 में पहुंचा है, इसलिए वो ज़्यादा सीनियर है किससे? जनरल के व्यक्ति से। और इसी को बोलते हैं परिमाणिक ज्येष्ठता। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 85वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो वीरपाल चौहान केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीनियरिटी है, वो सीनियरिटी केवल सबसे पहले इंटर करने वाले, किसी भी लेवल पर इंटर कर, जो सबसे पहले सर्विस में आया उसके आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। तो वीरपाल चौहान केस को ओवरसीड करने के लिए संसद के द्वारा 85वां संविधान संशोधन पारित किया गया। और 85वें संविधान संशोधन ने बोला कि वरिष्ठ का मतलब होगा जब व्यक्ति जिस लेवल पर सबसे पहले पहुंचेगा, उस लेवल के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। चूंकि एसटी का व्यक्ति लेवल 2 पे पहले पहुंचा है, इसलिए वो जनरल के व्यक्ति से अब सीनियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात आई थी किसमें? 85वें संविधान संशोधन में। इसके बाद जो बैकलॉग वाला मैंने सिस्टम आपको बताया कि बैकलॉग का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग में बोला 50% सीटें ही आगे बढ़ेंगी। तो संसद ने 81वां अमेंडमेंट किया और एक 82वां, 2 अमेंडमेंट किए एक साथ। 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 82वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो 82वां में तो क्या कर दिया, जो मिनिमम मार्क्स है वो हटा दिया। अब मिनिमम मार्क्स हटा दिया ना, कि पहले क्या था कि 30% पाएगा तभी उसको क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें बोला मिनिमम मार्क्स है उसको हटा दो, यानी कि जो न्यून या तो हटा दो या उनको कम करो। अब इससे क्या होगा कि जब मिनिमम मार्क्स कम कर देंगे तो अपने आप एसटी की सीटें भरी जाएंगी पहली बात, क्योंकि उसके बाद तो सीटें बचेंगी नहीं। तो 82वां संविधान संशोधन में क्या किया, मिनिमम मार्क्स उसको कम कर दो। क्राइटेरिया जैसे मान लो कोई एग्जाम में 30% है, उसको 20% करो, 25% करो, ताकि ज़्यादा व्यक्ति उसमें पास हो जाए और उसमें एंटर कर जाए। दूसरा 81वां में क्या बोला कि अगर मान लो बच भी गई, अगर मान लो बैक सीट बच भी गई, तो ये बैक सीटें 100% दोबारा एसटी को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फिर बताऊँ, 2013 में एसटी की भर्ती हुई, इसमें 10 सीटें थी, 5 भर गई, 5 खाली रह गई। तो 2015 में मान लो एसटी की 7 सीटें निकली, तो ये 5 के 5 इसमें जुड़ेंगी, 12 हो जाएंगी, ना कि इसमें 2.5। समझ गए। तो इसमें जो 50% रिजर्वेशन वाला प्रोविजन था, उसको बैकलॉग को 100% कर दिया। किसके अंतर्गत? 81वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसके लिए संसद ने 16(4)(b) जोड़ा। क्या जोड़ा? 16(4)(b). मूल संविधान में 16(4) था, उसके बाद 77वां संविधान संशोधन में 16(4)(b) जोड़ा, है ना। ठीक है। तो ये जो 4 संविधान संशोधन हुए, 77वां, 81, 82 और 85। 77वां में तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसमें 16(4)(a) जोड़ा गया। 81 में आपको पता है 16(4)(b) जोड़ा गया,
है ना। और इसमें क्या गया, बैकलॉग को 100% किया गया। 82 में मिनिमम मार्क्स है उसको कम किया गया। और 85 में जो परिमाणिक ज्येष्ठता है उसको लेवल के आधार पर जोड़ा गया, ना कि सर्विस की ड्यूरेशन के आधार पर। कि सर्विस में जो सबसे पहले आया सर्विस में उसको सीनियर नहीं माना जाएगा, बल्कि जो लेवल में सबसे पहले आया है उसे सीनियर माना जाएगा। और ये बात सही भी है भाई। कोई व्यक्ति ग्रुप डी का, अगर आज कोई व्यक्ति ग्रुप सी का है और उससे पीछे पहले आने वाला व्यक्ति ग्रुप डी में ही है, तो ऑब्वियसली उसका जूनियर ही रहेगा, चाहे वो पहले आ गया हो सर्विस में। तो इस आधार पर इन चारों संशोधनों को चुनौती प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी और सुप्रीम कोर्ट में केस लाया। सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों को एक साथ सुना था नागराज बात केस में। किसमें? नागराज बात केस। और यह आया था 2007 में 2006-7 के समथिंग आया। और इन सारे जो संशोधन किए गए थे इनको चुनौती प्रस्तुत की गई थी कि संशोधन सब गलत है, ये संविधान के ढांचे को, ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघित कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, व्यक्ति की योग्यता क्षमताओं को सीमित कर रहे हैं। तो नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देख 77वां, 81वां, 82वां, 85वां सारे संशोधन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे संशोधन वैलिड है, सही माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन ला दी। किसके लिए? प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए। और क्या कंडीशन दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोली कि पिछलेपन का शिकार रिजर्वेशन सच में उसी को दो सच में पिछड़ेपन का शिकार है, तो उसका डेटा कैलकुलेट करो कि वो पिछड़ापन है या नहीं है। अगर वो पिछड़ा है तो उसको दो, अगर नहीं है तो मत दो। दूसरी बात बोला इसकी गारंटी दो कि कुशलता प्रभावित नहीं होगी। भाई तुम रिजर्वेशन दे रहे हो, वो प्रमोशन से पहुंच गया, तो क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी कि जो प्रशासन की कार्य कुशलता पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसकी गारंटी दो, इसके लिए तुम प्रोविजन क्यों? तो सरकार ने आपको पता है प्रोविजन कर रखे कि आपको अगर एक ग्रुप बी से ग्रुप सी में जाना है तो एग्जाम देनी पड़ेगी। जो व्यक्ति एग्जाम पास करेगा वही आगे जाएगा, चाहे वो एसटी का हो या किसी वर्ग का हो, उसको प्रमोशन तो है। लेकिन एसटी में कई व्यक्ति होते हैं, तो जो व्यक्ति एसटी में ज़्यादा एलिजिबल होगा उसको ऊपर पहुँचा जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुशलता किसी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और फिर सरकार ने इसका मतलब लागू भी किया। आपको पता है कई डिपार्टमेंटों में आपको ग्रुप सी में ग्रुप डी में हो तो आपको ऊपर पहुंचने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, प्रमोशन के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, वो आपकी कुशलता को साबित करती है। इसके अलावा एक बोला कि पर्याप्त, दूसरी बात उच्च पदों में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हो तभी रिजर्वेशन दो। मान लिया अगर एसटी में का कोई व्यक्ति है, उसको अगर ऊपर पद है जितने भी, चाहे बड़े जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के या जो भी पद है, उनमें अच्छा खासा उनका लोग पहले से ही शामिल है, तो वहाँ रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, वहाँ उनकी भागीदारी सीमित है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये तीन चीज़ें जब तक कोई राज्य किसी वर्ग विशेष को लेकर के मतलब वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक वो रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दे सकता। ये तीन एलिजिबिलिटी उसके लिए बाध्यकारी करी थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पिछलेपन का डेटा देने की कोई जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। ये दो ही शर्तें आज कि कुशलता इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए और उस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक बात और बोली कई मामलों में कि एसटी एससी के लिए भी क्रिमिलियर लाओ, क्योंकि क्रिमिलियर एक बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा एसटी है और एससी है। अब आपको पता है एसटी में कई बार होता है कि जो आरक्षण का फायदा ना एसटी के टॉप एक वर्ग के लोग उठा रहे हैं, बाकी 99% लोग उसका फायदा ही नहीं उठा रहे, और इन्हीं के लोग फिर फायदा उठाते हैं। जैसे किसी का कोई आईएएस बन गया, आईएएस के बाद उसका बेटा आईएएस बन रहा है, वो भी रिजर्वेशन ले रहा है, उसके बाद वो आईएएस बन रहा है, वो भी रिजर्वेशन ले रहा है। तो ये तो रिजर्वेशन का गलत यूज है। तो इसको रोकने के लिए जो रियलिटी में जिनको ज़रूरत है उनको आरक्षण देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रीमिलियर करना चाहिए। हालांकि ये विवाद का मुद्दा है, अभी इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। करंट में अगर इफेक्ट आएगा तो हम इसको ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा टारगेट था 16 तक, तो हमने पढ़ा। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो रिजर्वेशन है ये तो आपको बताया हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मतलब एक मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल बोल सकते हैं इनको, ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और अलग अलग वर्ग के लिए। और हॉरिजेंटल मतलब जैसे एसटी, अब एसटी में कोई विकलांग है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन होगा, जनरल में कोई विकलांग है तो उसके लिए अलग रिजर्वेशन होगा। तो ये विकलांगों के लिए जो रिजर्वेशन है ये कैसे होगा? ये 3% रखा गया है और ये 3% 50% की सीमा से बाहर है, ठीक है ना। तो इसमें कोई 50% की सीमा है, वो कुछ नहीं होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी वर्ग में से दिया जाएगा। एसटी के लिए एसटी को सीट दी जाएगी। ऐसे एसटी में 10 सीट है, मतलब एसटी में 100 सीट है, 100 में से 3 सीट विकलांगों को दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो विकलांगों को जो रिजर्वेशन है वो उसी वर्ग में से कोटा मिलता है अलग से।
इसके बाद एक बहुत बड़ा, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है अभी आरक्षण का, है ना, चलो इसको देख लेते, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। तो आरक्षण को लेकर के अगर व्यवहारिक राजनीति की हम बात करें, आरक्षण को लेकर के व्यवहारिक राजनीति की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और भूल गया, इसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया, सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया, और 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 16(5) जोड़ा, वो मैंने शायद इसमें लिखा नहीं, 16(5) जोड़ा, और 16(5) में आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया 10%, जिसे हम EWS बोलते हैं। और इसमें ध्यान रखना, 10% है, ये 10% 50% से बाहर है, अर्थात टोटल रिजर्वेशन आज कितना है, 60% है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप आरक्षण की जो उच्चतम सीमा है ना, उसको क्या कर रहे हो, डिसऑबे कर रहे हो, क्योंकि उच्चतम सीमा 50% होनी चाहिए। लेकिन सरकार का पक्ष था कि जो हमने 10% रिजर्वेशन दिया है ना, ये 50% के लोगों को ही दिया है, जो शेष 50% रह रहे थे जनरल के, उन्हीं के लिए दिया है, और उनमें जो पिछले हैं उन्हीं के लिए दिया है। अर्थात ये 50% वाला रिजर्वेशन वाला प्रोविजन अलग है और 10% वाला अलग है। ये 10% वाला 50% की सीमा को डिसऑबे नहीं कर रहा, क्योंकि जो 50% का रिजर्वेशन है वो हमने उसी 50% के लोगों को लिए दिया है 10%, ठीक है ना। तो इस आधार पर वर्तमान में अगर हम देखें मंडल आयोग को पूरा, तो मंडल आयोग की सारी जो डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक के बाद एक संसद ने विभिन्न प्रकार के एक्ट बना करके तोड़ दिया, ठीक है। चाहे आधार देखो, आधार उसने 2 बताए थे, आज 3 हो गए। 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक आधार जोड़ दिया। आरक्षण की सीमा पहले 50 थी, आज 60 हो गई। प्रोन्नति में रिजर्वेशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने 77वां संविधान संशोधन में प्रोन्नति में रिजर्वेशन दे दिया। क्रीमी लेयर है वो आज भी लागू हो, तो और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये 50% था, इसको बढ़ा करके 100% कर दिया 81 में। तो इनके एक के बाद एक संसद ने एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों को बदल दिया। इसके बाद आता है कि क्या रिजर्वेशन सही बात है या दिक्कत वाली बात है। तो आरक्षण को देखते हैं, आरक्षण मुद्दा तो बड़ा है, आरक्षण में थोड़ी व्यवहारिक राजनीति देखते हैं कि क्या आरक्षण सही है या नहीं है। तो देखो इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो आरक्षण का उद्देश्य तो क्या था कि जो समाज के पिछले वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना था। क्या करना था, हमें सामाजिक न्याय करना, उनको मुख्य धारा। दूसरी बात, संसाधन जो है उनका उचित वितरण, यानी कि जो व्यक्ति पिछड़ा था उसको भी मिलना चाहिए, इसलिए। तीसरी बात हमने उसको क्यों लगाई, विषमता में कमी करनी है। भाई अगर जो समाज का पिछड़ा वर्ग है वो बहुत नीचे है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको मुख्य धारा में लाना है और समानता स्थापित करनी है, तो उसको कुछ प्रोविजन तो देने पड़ेंगे ताकि वो ऊपर आ जाए थोड़ा सा। इसके अलावा समाज में सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में वंचित वर्ग, महिलाएं, बच्चे, इनके लिए विशेष प्रोविजन हो, सशक्तिकरण। और दूसरी बात, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था हमारे समाज में, उसको दूर करने के लिए हम आरक्षण को लेके आए थे, ये उद्देश्य थे। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, वर्तमान में आरक्षण की रियलिटी क्या है। अगर हम रियलिटी देखें तो आरक्षण आज किसका आधार बन गया है, वोट बैंक का। आज आरक्षण वोट बैंक का आधार बन गया है। चाहे क्यों बन गया वोट बैंक, आज को हर वर्ग ये जो नेता है वो इसलिए आरक्षण की मांग करते हैं कि वहाँ के लोगों का उनको वोट मिल जाए। और कोई भी अगर किसी वर्ग को पहले से आरक्षण मिल रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो आज उसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उसका वोट बैंक छन जाएगा। तो आरक्षण की जो राजनीति है वो वोट बैंक की राजनीति बन गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी जो मानदंड है, देखो आरक्षण प्रोविजन गलत नहीं है, लेकिन इसका जो मानदंड है वो गलत है, तो सही नहीं है उनकी प्रक्रिया। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे एसटी की बात लेता हूँ, तो एसटी के 1% लोग हैं ना, वो पूरे आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, और जिस आरक्षण जिनके लिए सच में दिया था ना, उनको तो फायदा ही नहीं मिल रहा। तो जिस उद्देश्य के लिए, जिन समाज के वंचित वर्गों के लिए हमने आरक्षण दिया था, उनको फायदा नहीं मिला, तो इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया गलत है। इसलिए आरक्षण को हमें क्या करना चाहिए, क्रीमी लेयर के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, और इसमें हमें शर्त ला देनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या सीमित कर देना चाहिए। तो आरक्षण की जो प्रक्रिया है ना, जो उसके क्राइटेरिया है, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं है, उसको थोड़ा लॉजिकल बनाया जाए, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है, उसको लेकर के बहुत विवाद रहता है। इसके अलावा अब आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है, अब आरक्षण का उद्देश्य राजनीतिक हितों की प्राप्ति। अब इसका हम देख सकते हैं राजनीतिक हितों की प्राप्ति क्यों। देखो मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट ने मराठाओं को रिजर्वेशन दिया था, फडणवीस की गवर्नमेंट थी, उसने महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन दिया। अभी बताओ, मराठा आर्थिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली, इनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया, जाति तो इनकी उच्च चाहिए, आपको पता है, तो सामाजिक रूप से उच्च वर्ग के हैं और शिक्षा में भी पीछे नहीं है, तो फिर इसको रिजर्वेशन दे के साथ आधार पर रहो। ना तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ना ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ना ये शैक्षणिक रूप से। इनको क्यों दे रहे हैं, वोट बैंक के लिए, कि मराठाओं के वोट बैंक माने के लिए
इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जो मराठा रिजर्वेशन था उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था। हम भी ये बात सही है कि मराठा वर्ग में भी, मराठाओं में ही समाज के कुछ लोग बहुत पिछड़े हैं, तो उनको रिजर्वेशन दिया कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सभी मराठा वर्ग को रिजर्वेशन देना सही बात नहीं है। क्यों दिया गया? वोट बैंक के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक, ना कि सामाजिक न्याय। तो यही रियलिटी है रिजर्वेशन की। तो जो बताओ वास्तविक लाभार्थियों को तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं ना, चाहे वो एसटी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे ओबीसी में हो। जो बस सच में, अब देखो एसटी में रिजर्वेशन दिया गया ट्राइबल के लिए, लेकिन ट्राइबल तो बेचारी पढ़ती नहीं है, ट्राइबल तो भी बहुत पिछड़ी है। और ये राजस्थान की जो एसटी है ये पूरा फायदा उठा जाती है ट्राइबल का। तो रियलिटी में तो उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिला हुआ है। तो इसकी जो वास्तविक लाभार्थी है उनको मिलना चाहिए, ऐसे प्रोविजन हमें किए जाना चाहिए, लेकिन वो रियलिटी में नहीं मिला है। और आर्थिक पिछड़ेपन को शामिल किया जाना ये रिजर्वेशन की मूल धारणा के विरुद्ध है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो उद्देश्य आया था वो सामाजिक उद्देश्य के लिए आया था। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसका मतलब कर्मों की वजह से पिछड़ा हुआ है, अपने कर्म सही नहीं किए उसने, मेहनत नहीं की उसने। लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसको समाज ने पिछाड़ा है, और जिसे समाज में पिछड़ा हो उसको रिजर्वेशन दिया जाना लॉजिकल बनता है। लेकिन जिसको खुद व्यक्ति खुद अपने कर्मों से पिछड़ा हो उसको रिजर्वेशन देना सही बात नहीं होती। इसलिए आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को सही नहीं माना गया, ठीक है ना। हालांकि दिया जा रहा है। आज तो आर्थिक छोड़, आज तो राजनीतिक आधार पर रिजर्वेशन की बात होने लगी। एग्जाम्पल ले लो, गुजरात में पटेल जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है, वो भी रिजर्वेशन की बात करने लग गए। हरियाणा के जाट और महाराष्ट्र के मराठा, ये तीन ऐसे हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन की मांग रहे हैं। उसका आधार है राजनीतिक, वोट बैंक के लिए। अब इनके नेता क्यों मांग करते हैं कि अगर किसी नेता ने, पटेलों के आपने देखा होगा, एक पटेलों का एक नेता, मतलब एक नया लड़का था, उसने राजनीति कर ली, खुद राजनीति में आ गया आरक्षण के नाम पे। तो वही बात है, मतलब राजनीति के उद्देश्य के लिए इनको किया जा रहा है। इसके अलावा 16 का 5 पार्ट को हम देखते हैं। 16 का 5 की बात की गई है, तो 16 के 5 में एक बात बोली गई है कि धार्मिक नियोजन की जो अपॉइंटमेंट है, धार्मिक संस्थान है, जैसे धार्मिक संस्थान मान लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें केदारनाथ का मंदिर है, या पुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, या तिरुपति का मंदिर है, इनमें भी आपको पता है कि ये सारे अब गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो पुजारी होता है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी रिक्रूटमेंट करवाती है। तो बोला है कि इसकी रिक्रूटमेंट के लिए वो धर्म को बाध्यकारी कर सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति उसी धर्म का होना चाहिए। तो इसमें ये बोला गया है कि किसी धार्मिक मामलों के प्रबंध में धर्म विशेष के व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। वो आर्टिकल 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो आर्टिकल 16(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जिसमें बोला गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो धार्मिक जो संस्थान है उनमें धर्म के आधार पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर वो जैसे अगर कोई मान लें कोई, अगर हम जैसे बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मदरसा में अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें इस्लाम के लोगों को ही अपॉइंटमेंट करें, अन्य वर्ग के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं करें, तो ये 16(1) और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात बोली गई है इसमें। ऐसे कोई पुजारी है तो उसमें, अब पुजारी है तो उसमें हिंदू धर्म का ही व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें मुसलमान व्यक्ति को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि ये प्रोविजन किया गया। तो अभी तक हमने जो बात करी है, ये सारा खेल चल रहा है समानता के अधिकार का। किसका? और समानता के अधिकार के 2 पार्ट हैं। एक समानता हम 2 तरीके से ला सकते हैं। एक तो ला सकते हैं हम भेदभावों की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति नहीं, समान अवसर, किसके माध्यम से? सभी को समान अवसर दें। तो एक तो समानता स्थापित कर सकते हैं समान अवसर, यानी अवसर की समानता से, ठीक है ना। और एक कर सकते हैं हम विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करके, किसी को विशेष अधिकार मिले हैं या भेदभाव हो रहा है तो इसको समाप्त करके हम क्या कर सकते हैं? समानता की स्थापना कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 का उद्देश्य यही था। तो जो आर्टिकल 14, 15 और 16 ये बात करते हैं अवसर की समानता की, चाहे सरकारी नौकरियों में अवसर हो, चाहे शिक्षा में अवसर हो, या एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात हो, ये सभी अवसर की समानता की बात करते हैं। ये लोगों को आगे ला करके समानता की मुख्य धारा में जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 17 और 18 ये जो समाज में पहले से विषमता बनी हुई थी, समाज में जो पहले से भेदभाव था, उसको समाप्ति करने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक उसको भी समाप्त नहीं किया जाएगा ये सारे प्रोविजन 14, 15, 16 काम नहीं करेंगे। इसलिए उनको समाप्ति करने के लिए हम आर्टिकल 17 को लेके आए थे। तो भेदभाव की समाप्ति हेतु आर्टिकल 17 आया था। और आर्टिकल 17 किससे संबंध है? अस्पृश्यता का अंत। किस में आता है? आर्टिकल 17 में। और वैसे किस में आता है? समानता के अधिकार में, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता का अंत, और ध्यान रखना
कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो स्वतः लागू होते हैं, मतलब उनमें संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि वो अपने आप लागू हो जाएंगे। कुछ ऐसे जिसको संसद को कानून विधि बनाकर लागू करना पड़ता है। तो आर्टिकल 17 है, ये भी एक ऐसा ही अनुच्छेद है जिसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। लेकिन कैसे अंत होगा, क्या उसकी विधि होगी, क्या उसके दुरुपयोग होंगे, क्या उसके दुरुपयोग नहीं, क्या उसके प्रोविजन होंगे, उनको उल्लंघन करने वालों के लिए क्या दंड होंगे, ऐसी कोई व्याख्या नहीं की गई थी। लेकिन संसद को शक्ति दे दी थी कि वो ऐसा कानून बना सकती है। किसको दी? संसद को। तो आर्टिकल 17 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 17 एक सबसे खास विशेषता यह है कि अन्य अनुच्छेदों से ये क्या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसमें किसी भी स्थिति में आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है ना, एब्सोल्यूट है। दूसरी बात, आर्टिकल 17 की एक और सबसे खास बात है कि इसमें ये क्या है, एक तो दंडनीय अपराध है। दूसरी बात, इसमें एक और सबसे अलग चीज़ मैं बताता हूँ कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति ने किसी चीज़ का उल्लंघन किया है, अपराध किया है, जैसे कोई व्यक्ति ने अन्य कारणों से अपराध किया है, तो उसमें क्या है कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करें कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो उसमें पुलिस को या उस पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को साबित करना पड़ता है, ठीक है ना। जबकि अस्पृश्यता जो निषेध अधिनियम आया था 1955 में, अस्पृश्यता को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत भी कर दी, तो जिसके विरुद्ध शिकायत हुई ना वो साबित करेगा। मतलब न्यायपालिका पहले से ही मान के चलेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने किया ही होगा, जबकि अन्य आधारों पर न्यायपालिका ये मान के चलती है कि इस व्यक्ति ने नहीं किया होगा। दोबारा से समझाता हूँ, सामान्य मामला और अस्पृश्यता के मामला में क्या अंतर है। और अस्पृश्यता, देखो सामान्य मामला में है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो न्यायपालिका ये मान के चलती है कि इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, अर्थात इस कोई वकील या कोई विरोधी जो इसके विरुद्ध अपराध की शिकायत कर रहा है वो साबित करेगा कि इसने अपराध किया है नहीं किया। इस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस व्यक्ति को तो साबित नहीं करना है कि मैंने अपराध नहीं किया, इस व्यक्ति को चुपचाप खड़े रहना है ना। जबकि किस मामले की बात है ये इस मामले में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो उसको क्या करेगा, आरोप लगाने वाला व्यक्ति उसको क्या करेगा, लगाने वाला व्यक्ति उसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। जबकि अस्पृश्यता में यह है कि जिसने आरोप लगाया है तो उसको न्यायपालिका पहले ही मान के चलती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा उल्लंघन किया ही होगा। जैसे अगर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ये व्यक्ति एसटी का है या एससी का है, उसने बोला है कि बी व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध गलत शब्दों का यूज किया है, तो न्यायपालिका मान के चलेगी हाँ इसने गलत शब्दों का यूज किया है, इसलिए इस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इसके बाद ये व्यक्ति खुद साबित करेगा अपने आप को, भाई मैंने इसके विरुद्ध नहीं बोला। ये अपना वकील करेगा, अपने न्यायपालिका में लड़ेगा, फिर न्यायपालिका के समक्ष सबूत पेश करेगा, तब जाकर के उसको वो किया जाए। अर्थात अपोजिट है इसमें साबित अलग व्यक्ति को करना पड़ता है, अलग उसको करना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो संसद को शक्ति दी थी कि संसद अस्पृश्यता को रोकने के लिए कानून बना सकती है। तो संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे पहले छुआछूत प्रतिषेध एक्ट 1955 लेके आई थी संसद। छुआछूत प्रतिषेध एक्ट 1955 को लेके आई थी। इसमें कुछ शक्तियाँ थी लेकिन वो सीमित थी। इसको और अमेंडमेंट किया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 में, और उसके बाद ST SC एट्रोसिटी मतलब अत्याचार प्रतिषेध एक्ट 1989, इसमें जाकर के इसको बहुत ही कठोर बना दिया गया था। इसको बहुत ही ज़्यादा कठोर बना दिया गया, और बहुत कठोर यह है कि अगर किसी व्यक्ति का आरोप लगाया तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है ना, और उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद उसको वकील करके साबित करना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। तो मतलब ये है कि इसको मतलब बहुत ज़्यादा कठोर बनाया ताकि अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सके। हालांकि इसका मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन वो अलग पॉइंट का मुद्दा है। अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि आर्टिकल 17 का कितना महत्व है। ध्यान रखना, आर्टिकल 17 वो अधिकार है व्यक्ति का जिस व्यक्ति को समाज द्वारा अस्पष्ट घोषित किया गया था। आज कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्पष्ट छोड़ गलत शब्द यूज नहीं कर सकता। अगर उसने गलत शब्द यूज किया है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी होगी अगर उस व्यक्ति ने उसकी शिकायत कर दी। तो एक तो भेदभाव शुरू, अस्पृश्यता को यहाँ से अंत किया। तो इस तरीके से एक तो भेदभाव की समाप्ति कर दी। दूसरा जो था, अगर आपको समानता स्थापित करनी है तो एक था विशेष अधिकारों की समाप्ति। क्योंकि हमारा समाज पहले से पशुपनिक था। कोई जमींदार था, कोई उच्च वर्ग का लोग था, कोई सामंत था, कोई को बड़ी बड़ी उपाधि थी,
किसी को नाइटहुड की उपाधि थी, तो किसी को राजा महाधिराज फलाना फलाना मतलब कई नाम लगा के उसको उपाधि थी, उसका नाम लगा हुआ था बड़ा। अगर आपने कश्मीर का ब्लैक पत्र है उसको गूगल पे सर्च करना एक बार, और उस पर हरि सिंह जो वहाँ का शासक था उसका नाम पढ़ना, कम से कम 3 लाइनों में उसका नाम मिलेगा आपको, इतना बड़ा नाम था, इतनी उपाधि थी उसके पास। तो बोला कि ये उपाधि रहेंगी तो इसका मतलब ये बताएंगे भाई ये व्यक्ति बहुत विशेष है, तो इससे समाज में विषमता बनी रहेगी, तो इस विषमता को समाप्त करने के लिए उपाधियों को अंत कर दूँ। तो इसलिए आर्टिकल 18 के अंतर्गत हमने उपाधियों के अंत की बात बोली। तो क्या प्रोविजन था? पहला प्रोविजन है राज्य के ऊपर, इसमें राज्य के ऊपर क्या प्रतिबंध है? राज्य के ऊपर प्रतिबंध, तो राज्य के ऊपर प्रतिबंध है ये आर्टिकल 18 में 1 में लगाए गए, क्योंकि यहाँ होता है मौलिक अधिकार तो राज्य के ऊपर ही प्रतिबंध लगाते हैं, और प्रतिबंध लगा क्या लगाए कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, राज्य किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बनाएगा, राज्य केवल 2 ही उपाधि दे सकता है, एक तो सेना की और एक शिक्षा की। ये 2 उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि राज्य नहीं दे सकता। ये राज्य के ऊपर संविधान में प्रतिबंध लगाए हैं आर्टिकल 18(1) में। दूसरा है कि विदेशी उपाधियों पर प्रतिबंध, ये हेड है, मतलब विदेशी उपाधियों पर प्रतिबंध। तो विदेशी उपाधि प्रतिबंध का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या है? संप्रभुता की सुरक्षा। क्यों? क्योंकि अगर मान लें कोई अमेरिका का व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक को उपाधि दे रहा है तो कोई फ्री में तो देगा नहीं, वो इसलिए देगा कुछ न कुछ काम इस व्यक्ति ने किया होगा अमेरिका के लिए, और अगर इस व्यक्ति ने इसको उपाधि दे दी तो हो सके ये व्यक्ति कल के जाके भारत के विरुद्ध में कोई घटना कर दे, भारत के विरुद्ध में कोई खुफिया बात बता दे। तो इसलिए उस सुरक्षा से बचने के लिए, उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संविधान में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्तियों को उपाधि नहीं दे सकता। क्योंकि ये कहानी अगर इसको देखें तो ब्रिटिश काल की घटनाएं हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल ने ना उपाधि दे दे करके और भारतीय लोगों को अपने पक्ष में कर दिया, ठीक है ना। तो उससे हमें डर था कहीं ऐसा आगे ना हो जाए, इसलिए हमने विदेशी नागरिकों मतलब भारतीय नागरिकों को विदेशी उपाधियों से वंचित करके रखा कि हम कोई भारतीय नागरिक विदेशी से उपाधि नहीं लेगा। 18(3) में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति की सहमति की बात बोली गई इसमें। क्योंकि मान लें अगर कोई व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन कोई वो किसी राज्य भारत का नागरिक है, सॉरी ये ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और वो भारत में किसी ट्रस्ट में या किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो चाहे तो विदेश का नागरिक लेकिन भारत में काम कर रहा है, और अगर उसको किसी विदेश से नागरिकता लेनी हो, विदेश से पुरस्कार या उपाधि लेनी होती है तो राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। तो आर्टिकल 16(3) किसके लिए? विदेशी नागरिकों के लिए जो भारत में है। क्यों? क्योंकि आज वो भारत में काम कर रहा है और अगर उसको विदेशी किसी देश के द्वारा उपाधि दी जा रही है तो उसका इंटीमेशन राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, जिससे हमें पता तो लगे कि किस व्यक्ति को उपाधि दी गई है, क्यों उपाधि दी गई है, ताकि उस पर निगरानी रखे, ताकि भारत के विरोध में कोई गलत काम न कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए आर्टिकल 18 में बोला गया कि हाँ उपाधि मिल जाएगी उसको, लेकिन उसके लिए उसको सहमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से इंटीमेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 18(4) में क्या बोला है कि अगर ये तो था केवल विदेशियों के लिए, अब है कोई देशी या विदेशी सभी लोग जो भारत के अधीन काम कर रहे हैं और किसी भी विदेशी राज्य से कोई राष्ट्रपति की बिना सहमति से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। क्योंकि राष्ट्रपति सहमति बहुत बड़ी चीज़ है। राष्ट्रपति की सहमति का उद्देश्य है कि अगर किसी को उपाधि मिलेगी ना तो राष्ट्रपति के पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाएगी कि इस व्यक्ति को उपाधि मिली है, इस उद्देश्य के लिए उपाधि मिली है, तो इससे उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाएगा, ताकि वो व्यक्ति अगर कोई मिसयूज करता है तो उसमें नज़र बनाई रखी जाए। तो ये उपाधियाँ दी गई, लेकिन एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से कोई उपाधि कमाता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या आप समानता के नाम पर किसी व्यक्ति की योग्यता को छुपा दोगे? क्या समानता के नाम पर किसी व्यक्ति की क्षमताओं को दबा दोगे? तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई केस भी आए। तो सबसे पहले एक केस आया था बालाजी राघवन वाला केस। बालाजी राघवन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर है, और बोला कि उपाधि का हम अंत कर रहे हैं, पुरस्कार तो चलते रहेंगे, इससे उस व्यक्ति की गुणवत्ता बनी रहेगी, इससे उस व्यक्ति की योग्यता और क्षमता बनी रहेगी। और इसको लेकर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था इस बात पर ही में कि
भारत में उपाधियों को कितनी बार अंत किया गया है, तो भारत में ध्यान रखना 1954 में इनको एक बार 54 में स्टार्ट हुई थी, जैसे पद्म विभूषण, भारत रत्न 1977-78 में इनको एक बार बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा स्टार्ट किया गया था, इसको एक बार देख लेना। तो भारत में जो उपाधियां हैं ये संवैधानिक रूप से इनके लिए विशेष प्रोविजन किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि उपाधि और पुरस्कार दोनों में अंतर है। उपाधि का मतलब होता है कि उसको विशेष अधिकार देना, पुरस्कार का मतलब है कि उस व्यक्ति ने खुद की योग्यता से कुछ करके कमाया है। तो हम बोला है कि हम किसी व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को दबा तो नहीं सकते, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम किया है, उसको अवार्ड मिला है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है, तो उसको पुरस्कार मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आधार पर आज हमने समानता का अधिकार किया है। समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो ऐसे अधिकार जो बहुत टाइम लेते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार की समाप्ति करेंगे। क्वेश्चन आते हैं यहीं से प्री के। अब प्री के क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे अस्पष्टता का अंत कहाँ पर है, तो आपको लिखना आर्टिकल 17 में, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मेन से पूछ जाता है कि मौलिक अधिकार किस तरीके से सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, तो आपको वो आर्टिकल 15, 3, 4, 6, 5 या 16, 3, 4, 5 या 17 इनके माध्यम से इनको एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हुए बताना है कि इस तरीके से सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति की स्थापना करते हैं। तो यही आपका मेंस का आंसर रहेगा, यही आपका विश्लेषण होती है, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है, और इसी तरीके से आप किसी भी तरह के आंसर को देने में सक्षम होंगे, और इसी से आपका आंसर स्पेशल हो जाएगा, और तब लगेगा कि हाँ बंदे ने समझ के चीज़ें पढ़ी है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन आए मौलिक अधिकारों को, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।